वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं सोशियोलॉजी बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के इस क्लास में। और ये नवीनतम मॉडल पेपर है। इससे पहले 3-4 मॉडल पेपर आपके सब्जेक्टिव टाइप के हो चुके हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 से 3 मॉडल पेपर बीए थर्ड सेमेस्टर को लेकर के। और आपको बता दूं कि 2000 अगर आप 24 में भी पेपर देंगे थर्ड सेमेस्टर का बीए का और सोशियोलॉजी विषय वस्तु आपकी होगी तो ये प्रश्न आपके लिए वहाँ पर भी हेल्पफुल करेंगे और 25 में भी। लेकिन इस वीडियो का एक प्रकार से उद्देश्य यह है कि कल परीक्षा होने वाली है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की और बाकी लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों के पेपर हो चुके हैं और कुछ विश्वविद्यालय के अभी जो है खास करके जैसे क्या बोलते हैं उसको टाइम टेबल आया है तो उसका जैसे जिनकी परीक्षाएं आपकी अप्रैल में होने वाली हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट में इतना मटेरियल मैंने दे दिया है, इतनी वीडियोस थर्ड सेमेस्टर को लेकर के बना दी हैं कि अगर आप उन्हीं को देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है, आप आसानी से पास हो जाओगे और लगभग 70 से 80% नंबर आपके एकदम से तय हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी थर्ड सेमेस्टर को लेकर के यह वीडियो बनाइए। और आपको बता दूं जितने भी और सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्र छात्र रहे हों चाहे थर्ड सेमेस्टर वाले, सभी की वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट वाला कॉलम होता है, वहीं पर आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनेगी, मतलब बनी हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर पड़े हुए सारे वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा आँख मूंद करके, मतलब जो भी आपको मतलब नहीं भी देखना मन है, अगर कि भाई आज थोड़ा सा आलसी टाइप का मन हो रहा है तो भी आप देख लीजिएगा, मतलब लेट करके कहीं ईयरफोन लगा करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा जो भी वीडियो बताया गया है, तो आपका कल्याण हो जाना है एकदम से। चले मैं बात करता हूं सोशियोलॉजी के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण इस मॉडल पेपर की बात यह होगी कि इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को भी हमने यहाँ पर जो है एक प्रकार से आपके समक्ष लिखने का प्रयास किया, वो भी आपको दिखाऊंगा। यानी जैसे आपका प्रश्न रहेगा और उस प्रश्न का क्या उत्तर आपको लिखना है, वो मटेरियल भी मैं आपको इसी स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो सोशियोलॉजी बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर यानी कि द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्थ सेमेस्टर का भी मॉडल पेपर मैंने ऑब्जेक्टिव का दे दिया है और लिखित वाला जल्दी दे दूंगा। ठीक है, तो कल के एग्जाम के लिए विशेष करके महत्वपूर्ण है, बाकी विश्वविद्यालयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होगा क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सोशियोलॉजी बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सॉल्व मॉडल पेपर 2023। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, विस्तार से हम हर एक पॉइंट को चर्चा करेंगे, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 2 मिनट या 3 मिनट मैंने खास करके शुरुआत के इंट्रो में ही लगा दिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। अब चले, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का आपका पेपर होगा उसमें खास करके 2 टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ से जो प्रश्न आपके आएंगे वो लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन ए से, जिसमें आपको 10 लघुत्तरीय प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा और 10 लघुत्तरीय प्रश्नों को आपको करना भी पड़ेगा। लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को लेकर के कोई शब्द सीमा आपको पेपर में हो सकता है दे दी जाए और लगभग नहीं ही दी जाती है, मतलब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पेपर में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को लिखना है तो आप कितना शब्द जाया करेंगे अपना, कितने शब्द में लिखेंगे, तो लगभग अगर आप उसको 150 से 200 शब्द में लिख देंगे, यानी लगभग 2 पेज में अगर आप लिखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को, तो आपको नंबर मिलने हैं। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो 2 पेज लगभग आपको उत्तर लिखना है, 3.5 नंबर का एक आपका प्रश्न होगा। ठीक है, और इस प्रकार से 10 नंबर, मतलब 10 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको 35 नंबर यहाँ से मिल जाने हैं और 4 क्वेश्चंस आपके दीर्घ उत्तरीय यानी कि करने पड़ेंगे जो कि सेक्शन बी में आपको दिए होंगे। ठीक है, तो उन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको 500 शब्दों में लिख देने हैं, तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और 40 नंबर वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का 10 नंबर आपको देगा। ठीक है, अगर आप अच्छा लिखेंगे तो 40 और 35 कितना हुआ, 75 नंबर। और 25 नंबर जो होता है वो मिड टर्म की परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलता है, यानी कि आपके कॉलेज में ही परीक्षा संपन्न करवा ली जाती है 15 नंबर की और 10 नंबर आंतरिक मूल्यांकन का। तो कुल मिलाकर के 10 और 15 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 और 75 इधर का जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100। तो इस प्रकार से 100 नंबर में आपको 25 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन और मिड टर्म की परीक्षा के द्वारा प्राप्त होता है, और बाकी जो नंबर होता है 75 नंबर का वो लिखित परीक्षा या ऑब्जेक्टिव परीक्षा जो भी विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग होगा वो करवाई जाएगी। ठीक है, बाकी कॉलेज डिसाइड करते हैं मिड टर्म की परीक्षा। नोट, यहाँ पर सभी प्रश्न के उत्तर आपको लघुत्तरीय देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3.5 नंबर आपको मिलेगा।
पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए, सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताएं। तो सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा मैंने लगभग अधिकतर वीडियोज़ में बताई हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए यह वीडियो मैं आपको दिखा दूं। जैसे ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इनके उत्तर को मैंने ऑलरेडी हर जगह बताया हुआ है, लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय आपके प्रश्न के उत्तर हैं, जैसे ये उत्तर, अब जैसे सामाजिक उद्विकास अभी मैं समझा रहा हूं ताकि कैसे वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा और कैसे हर एक पहलू पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा, ये मैं इस वीडियो के प्रारंभ में समझा देना चाहता हूं, ताकि आपका जो एक प्रकार से मन है वो केंद्रित हो सके और वीडियो आप अंत तक देख सके। सबसे पहली बात, जैसे मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उठाया, सामाजिक उद्विकास से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, या सामाजिक प्रगति से किस प्रकार से भिन्न है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति या सामाजिक उद्विकास या सामाजिक क्रांति, इन सभी में आपस में क्या डिफरेंस है, उन सभी को भी हम इस प्रश्न के उत्तर के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। लेकिन अब कैसे देखेंगे इसको थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास, जैसे एक झांकी मैं प्रस्तुत करूंगा। जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि सामाजिक उद्विकास का अर्थ और परिभाषा सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हो जाएगा सामाजिक उद्विकास की विशेषताएं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये भी आपसे पूछ सकता है कि सामाजिक उद्विकास की विशेषताएं बताइए। आपको मैं सामाजिक उद्विकास की विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा, ताकि अगर आपसे सिद्धांत भी पूछे जाए कौन कौन से हैं तो उन सिद्धांतों पर चर्चा, जैसे कि आपका डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत हो गया, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास का सिद्धांत हो गया। इसके अलावा सामाजिक उद्विकास के बहुत सारे कारक हैं, आपसे पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में, लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछ सकता है, तो उसका भी उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दीर्घ उत्तरीय में सभी चीज़ों को इकट्ठा आपको लिखने के लिए पूछा जाता है, तो वो भी हो जाएगा। तो दीर्घ उत्तरीय के बहाने हम तमाम प्रकार के लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करेंगे, ये तमाम प्रकार के। और सामाजिक उद्विकास की वास्तविकता और समालोचना, समालोचना का मतलब ही वास्तविकता होता है कि भाई जो विद्वानों ने चीज़ें बताई हैं उद्विकास के बारे में, तो सारी विद्वानों की बातें तो सही नहीं है, कुछ विद्वानों की कुछ बातें सही होती हैं, कुछ विद्वानों की कुछ बातें सही होती हैं, कुछ की कुछ गलत होती हैं। तो उन गलत चीज़ों को निकाल करके हम ये वास्तविक धरातल पर समझेंगे कि आखिरकार सामाजिक उद्विकास वास्तव में है क्या, ठीक है। तो उसको समझने का प्रयास रहेगा हमारा। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझेंगे। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत, दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर हमने रखा है। तो इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करके हो, जैसे ये सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत, तो इसके बारे में भी हमने प्रश्न का उत्तर रखा है। इसके अलावा वैश्वीकरण को हम चर्चा करेंगे, इस प्रश्न के उत्तर को भी लिखित रूप में हमने रखा है। तो इसी प्रकार से हर एक प्रश्न के उत्तर को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्नों पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो भी बन जाए और एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाए। क्या ये मेरी जो अवधारणा है या जो मैंने अपने मंतव्य यानी अपने आंतरिक मूल्यांकन किया कि भाई बच्चों को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने कर्म करने का प्रयास किया, क्या वो आपके लिए सही है, क्या आपको लगता है कि इससे हमारा फ़ायदा होगा? और मुझे तो आशा है कि आपका फ़ायदा 100% होने वाला है। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर उठा करके देखिएगा, और उससे पहले हमारा द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को उठा करके देखिएगा और मिला लीजिएगा। अगर 10 क्वेश्चंस पूछा गया तो 10 में से 10 क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही पूछा गया है, ये आप उठा करके देखेंगे। ये आपकी महानता है, क्योंकि आप लगातार हमको पूछते रहते कि सर जी इसका मॉडल पेपर दीजिए इसका, तो मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं और आप हमारी कमियों को भी बताया करें, ताकि अगर कोई कमी रह रही है तो उसको मैं सुधार करने का एक प्रकार से प्रयास करूं। और आप लोग ही एक प्रकार से सब तरीके से हमारे प्रतिदर्श है, हमारे दर्पण है। जब हमारा चेहरा हमारे दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं तो चीज़ें तो वो आपकी बुराई दिखाती है। तो हालांकि कल परीक्षा है तो मैं अपना ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, यहाँ पर लेक्चर नहीं झाड़ूंगा ज़्यादा दुनिया भर का, मैं सीधे सीधे प्रश्नों पर आता हूँ। पहला प्रश्न आपका है सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, अच्छा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जी आप कहाँ से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी अयोध्या से हूं, लेकिन बनारस में रहता हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको पता होगी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसी में मैं पढ़ाई भी करता हूं। तो एक प्रकार से आपको विधिवत तरीके से मैं मार्गदर्शन आपका कर सकता हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों का या अन्य विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालयों के लगभग सिलेबस को मैं गहन अध्ययन करता हूं। ऐसा नहीं केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिलेबस को या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस को ही ध्यान में रखता हूँ, या मैं राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, चूँकि ये सब हमारे अपने यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूपी में जितने यूनिवर्सिटीज़, बिहार में विश्वविद्यालय, सभी को ध्यान में रख करके मैं बताता हूँ। पहला प्रश्न आपका है कि सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो जोन्स महोदय जो हैं
वो सामाजिक परिवर्तन की बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा देते हैं। कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी एक अंग में या सभी को इकट्ठा मिला करके या उसके रूप में क्या हो जाता है, कोई परिवर्तन हो जाता है, कोई चेंज हो जाता है, तो उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि डेविस महोदय कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से केवल वे ही परिवर्तन समझे जा सकते हैं जो सामाजिक संगठन या समाज के ढांचे या कार्यों में कोई चीज़ परिवर्तन या कोई चेंजमेंट दिखता है। इसके अलावा जॉनसन कहते हैं कि अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सोशल स्ट्रक्चर में चेंजमेंट होता है तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन बोल देते हैं। सोशल स्ट्रक्चर है क्या? सोशल स्ट्रक्चर में आपका सामाजिक मापदंड आ जाता है, सामाजिक क्रियाएं आ जाती हैं, सामाजिक रीति रिवाज आ जाते हैं, सामाजिक परंपराएं आती हैं, सामाजिक वेशभूषा आ जाती है, सामाजिक बोलचाल की भाषा आ जाती है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें, सामाजिक उपकरण आ जाते हैं, तमाम प्रकार के भौतिक उपकरण है जिसको आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। पहले आप पंखे से हवा खाते थे, आज आप कूलर से हवा खा रहे हो, ठीक है। कुछ दिन बाद आप एसी लगवा लोगे। पहले आप मोटरसाइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल के बाद कार बनी, कार के बाद में नई नई गाड़ियाँ बननी प्रारंभ हो गई, हेलीकॉप्टर बना, हवाई जहाज़ बनी, उड़ने लगा, जेट विमान बने, तमाम प्रकार की चीज़ों का विकास हुआ। तो ये सब परिवर्तन ही है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को भी हम सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र सीमित होता है और सामाजिक परिवर्तन से आशय केवल सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है, सामाजिकता में परिवर्तन होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक परिवर्तन जो होता है खास करके सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग होता है, ठीक है। और सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से आता है और सामाजिक परिवर्तन की गति जो होती है वो धीमी होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। सांस्कृतिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है, जैसे कि पंखे के विकास के बाद में कूलर का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ। लेकिन बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह की, तो उसके बाद में या सती प्रथा की बाद में तो जो चीज़ें होती हैं या ट्रिपल तलाक की बात की है, तो जो भी समाज में या धर्म में कोई रूढ़ियाँ होती हैं या कोई एक प्रकार से चीज़ें होती जो कि एक प्रकार से समाज के लिए ठीक नहीं समझी जाती हैं, तो उनमें परिवर्तन थोड़ा जटिल होता है करना, थोड़ा देर लगती है परिवर्तन करने में। तो वो चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के सामाजिक परिवर्तन का सीधा सा मतलब होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, ठीक है। बस इतना समझो, इतना लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सामाजिक परिवर्तन कई कारणों से होता है, इसको लेकर के मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, धार्मिक कारक, ठीक है, भौगोलिक कारक, यहाँ तक कि मैंने आपको टेक्नोलॉजिकल यानी प्रौद्योगिकी कारक के बारे में बताया, जनसंख्यात्मक कारक भी बताया, माल्थस की थ्योरी भी समझाइए। तो आप लोग प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वीडियोज़ को अगर देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के चैप्टर नंबर 1 में मैंने सारी चीज़ों को समझा दिया है। सेकंड क्वेश्चन आपका सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों की अगर बात की जाए तो आर्थिक कारकों का मतलब क्या होता है, आर्थिक कारक किसे कहते हैं? तो आर्थिक कारकों का आशय उन आर्थिक संस्थाओं से होता है जिनसे समाज को आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। समाज की जो आर्थिक संरचना होती है या समाज की जो एक प्रकार से आय व्यय का स्रोत इकट्ठा होता है उसी को आर्थिक संरचना बोलते हैं। तो उसी आर्थिक संरचना में जो परिवर्तन होता है तो वो एक प्रकार से वो आर्थिक परिवर्तन तो होगा लेकिन आर्थिक कारकों के द्वारा होगा, आर्थिक कारणों के द्वारा होगा परिवर्तन। जैसे कि मुख्य रूप से मैं 3 बातें आपको बताऊंगा सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों की। पहली बात, उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन हो जाना। उत्पादन का स्वरूप, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन के स्वरूप के अनुसार ही सामाजिक संबंधों का स्वरूप निश्चित होता है। कि भाई कोई व्यक्ति पूंजीपति है और कोई व्यक्ति, जैसे कोई मालिक है कोई मजदूर है, तो मालिक और मजदूर कभी निर्धारित होगा जब क्या होगा, उत्पादन का स्वरूप। यानी उत्पादन अगर मान लेते हैं कि हथकरघा वाला घर पे लोग बना रहे हैं, ठीक है, स्वेटर बुनना मान लेते हैं घर पे महिलाएं स्वेटर बुन करके पहन रही हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अगर उसमें होता है तो मशीनी के द्वारा होता है, प्रौद्योगिकी के कारकों के परिणाम स्वरूप होता है, उत्पादन के स्वरूप के द्वारा होता है, ठीक है। तो जब कभी उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन होता है सामाजिक संबंधों का रूप भी उसी प्रकार से बदल जाता है, पहली बात। दूसरी बात होता है वितरण व्यवस्था में जब परिवर्तन होता है, तो वितरण व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन या वितरण व्यवस्था के द्वारा जो समाज में परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों की एक प्रकार से परिणाम स्वरूप देखा जाता है, ठीक है। तो वितरण व्यवस्था का मतलब यही होता है कि भाई समाज में कहाँ कहाँ पर कोई चीज़ें, मतलब कहीं पर अभ्रक पाया जा रहा है,
कहीं पर एक प्रकार से कृषि के लिए बहुत उपयुक्त भूमि है, कहीं पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त भूमि है, कहीं पर बारिश ज़्यादा होती, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर आप देखते बड़े बड़े पहाड़ हैं, और कहीं पर ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं वितरण व्यवस्था, कहीं पर अभ्रक ज़्यादा, कहीं पर मैग्नीज, कहीं पर लोहा, कहीं पर पेट्रोलियम, कहीं पर सोना, कहीं पर चांदी, कहीं पर कोयला। तो इस प्रकार से ये सब सारी चीज़ें जो होती वितरण व्यवस्था को निर्धारित करती। बीर स्ट्रीट महोदय कहते हैं कि यदि हवा और पानी की भांति व्यक्ति को भोजन भी मिल जाता है तो आर्थिक समस्या ही नहीं होती। अगर जैसे हवा और पानी सर्वत्र विद्यमान है हर जगह, तो ऐसे भोजन भी मिल जाए तो लोगों को कोई आर्थिक क्रियाओं की करने की कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लोग आर्थिक समस्याओं के लिए साधन अपनाते हैं, साधनों का वितरण राज्य के द्वारा संचालित होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, समाज के आर्थिक स्वरूप का निश्चय हो जाता है कि भाई आर्थिक स्वरूप क्या होता है, और जब इसी आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन का एक कारक हो जाता है आर्थिक परिवर्तन का स्वरूप। ठीक है। तीसरा जो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जो है सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आता है सामाजिक परिवर्तन में, खास करके आर्थिक कारकों में शामिल है औद्योगिकरण। ठीक है। तो औद्योगिकरण जो है सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है, और खास करके श्रम विभाजन का विकास होता है इससे, विशेषीकरण में वृद्धि होती है, नगरीकरण का प्रसार होता है लगातार। जैसे उद्योगों का विकास होगा तो उद्योगों के परिणाम स्वरूप नगरीकरण का भी विकास होता है, आप सभी लोगों को पता भी होगा। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि गांव में कोई व्यक्ति रहेगा तो गांव का संबंध दूसरा है, गांव में प्राथमिक संबंध होता है, गांव में कोई निहितार्थ या स्वार्थार्थ के लिए एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे गांव में माता और पिता का, या फिर पुत्र का और पिता का, भाई भाई का संबंध जो होता है वो पैसे रुपए से नहीं होता है, या अगल बगल पड़ोसी का संबंध पैसे रुपए से ज़्यादा नहीं होता है। उनका संबंध क्या होता है, भावात्मक होता है, क्योंकि कभी ना कभी वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के ही भाई भैवात के रहे हैं, भाईचारा ही रहा है। तो कहीं ना कहीं पे होता क्या है कि जब आप शहरों में जाते हैं तो शहरों में विभिन्न क्षेत्र के, विभिन्न देश के, विभिन्न जाति धर्म के लोग आपके आरी पड़ोस, आपके बिल्डिंग में, आपके अपार्टमेंट में ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनसे जैसा संबंध आपका होगा वैसा संबंध क्या घर वालों से आप बनाते हैं, गांव वालों से, पटीदारों से बनाते हैं, नहीं बनाते ना। तो आपके पटीदार का और आपका संबंध क्या होता है, खून का रिश्ता होता है, एक प्रकार से दूर का ही रिश्ता है लेकिन खून का है। उनसे आपका संबंध दूसरा होता है, प्राथमिक संबंध होता है यही। और द्वितीयक संबंध जो होता है वो खास करके आप अगर शहरों में रहते तो आपका ऐसे कि आप किसी के यहाँ नौकरी करते तो आपका वो बास हो गया। तो एक प्रकार से आपका जो रिश्ता है वो स्वार्थपरक रिश्ता है, निहितार्थ वाला रिश्ता है, मतलब अपने हित के लिए आप उससे जुड़े हुए हैं और वो अपने हित के लिए आपको यूज कर रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, सामाजिक विकास और सामाजिक प्रगति में अंतर बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक विकास और सामाजिक प्रगति में, तो विकास की अगर बात की है सामाजिक विकास की, तो विकास का संबंध जो होता है मुख्य रूप से आर्थिक साधनों तथा प्रौद्योगिकी में होने वाली वृद्धि से होता है। जबकि सामाजिक प्रगति की अगर बात की जाए तो सामाजिक प्रगति जो होती है इसका मतलब किसी भी उस परिवर्तन से होता है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त दिशा में होता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी में होने वाला परिवर्तन जो होता है, आर्थिक साधनों तथा प्रौद्योगिकी में जो परिवर्तन होता है उसको विकास कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रगति जो होती है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त दिशा में जब कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम सामाजिक प्रगति कहते हैं, सोशल प्रोग्रेस बोलते हैं, और इसको सामाजिक डेवलपमेंट बोलते हैं। जो सामाजिक डेवलपमेंट जो होता है, जैसे कि पंखा से बना क्या, पंखा से क्या बना, कूलर बना, कूलर से एसी बनी। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या हुआ परिवर्तन, ये एक प्रकार से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन है। पहले चल छैया वाली मोबाइल आपने देखा होगा, फिर नोकिया वाली मोबाइल आई। ठीक है, वो हाथ मिलाने वाला जो आता था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या आया, उसमें सांप सीढ़ी गेम होता था, सांप वाला जो है। उसके बाद में फिर बड़ी बड़ी मोबाइलें आई, मल्टीमीडिया का ज़माना आया। आजकल तो आप देख रहे हैं टेबलेट से लेकर के बड़ी बड़ी फ़ोन इस प्रकार से आ चुके हैं कि भाई हालांकि चले। तो ये सब आपका विकास होता है। प्रगति होता है सामाजिक मूल्यों में, या एक प्रकार से जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त चीज़ें हैं जब उनमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उस प्रकार का परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन सामाजिक विकास, मतलब दूसरा अंतर ये है कि सामाजिक विकास जो होता है उसका संबंध भौतिक लक्ष्यों को अधिकाधिक रूप से प्राप्त करना होता है। भौतिक लक्ष्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी शरीर चाहती कि भाई हमको क्या करना, ठंडक महसूस करनी, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो एसी लगवा लिया। तो ये क्या है, यही है एक प्रकार से भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त। ठीक है, सॉरी। जबकि अगर प्रगति की बात की जाए, सामाजिक प्रगति की, तो सामाजिक प्रगति का संबंध उन लक्ष्यों से होता है जो अपनी प्रकृति से नैतिक तथा मूल्यगत होते हैं। ठीक है, वो मोरलिटी उसमें होती है। सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार से सोशल प्रोग्रेस जो होता है कहीं ना कहीं पे
तो प्रोग्रेस एक अच्छे दिशा में होता है। नैतिक मूल्यों का एक प्रकार से क्या होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, क्वालिटी में इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तीसरा अंतर और भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि विकास जो होता है, सामाजिक विकास, उसकी दशा में प्रकृति पर मनुष्य की निर्भरता कम हो जाती है और लगातार कम होती जाती है। जबकि बात की जाए प्रगति की, तो प्रगति की दशा में मानव की जो प्रकृति है, मानव का जो नेचर है, उस पर निर्भरता कम होना सदैव अनावश्यक नहीं होता है कि भाई ऐसा होगा ही। हो सकता है प्रकृति पर डिपेंडेंटता बढ़ जाए और हो सकता है कम भी हो जाए, प्रगति में कोई फिक्स नहीं होता है। जबकि सामाजिक डेवलपमेंट में फिक्स होता है, ये निर्धारित होता है कि प्रकृति पर मनुष्य की निरंतरता निरंतर या लगातार कम होती जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगला अंतर आप लिख सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से विकास का क्षेत्र जो होता है प्रगति से सीमित होता है, यानी विकास का एक सीमित दायरा है, विकास का क्षेत्र, विकास का स्कोप, विकास यानी डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट का जो स्कोप होता है वो कम होता है अपेक्षया प्रगति के, सोशल प्रोग्रेस के। यानी सोशल प्रोग्रेस जो होता है उसकी एक इकाई के रूप में काम करता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास केवल प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में होने वाला विकास होता है, उसमें होने वाला परिवर्तन होता है। जबकि प्रगति की अगर बात की जाए तो प्रगति की अवधारणा इसलिए व्यापक है कि इसमें विकास से संबंधित परिवर्तनों का भी समावेश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे प्रगति अपने आप में विकास को धारण की हुई है, यानी विकास प्रगति का ही एक भाग है, प्रगति के एक इकाई के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, सामाजिक परिवर्तन के कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स महोदय ने उत्पादन की जो विधियां हैं उन्हीं के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को एक रेखीय क्रम में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सामाजिक परिवर्तन की रेखीय प्रतिमान के द्वारा या रेखीय परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा कार्ल मार्क्स उसमें शामिल है। एक चक्रीय परिवर्तन की अवधारणा है, उसको हम अभी दीर्घ उत्तरीय में समझेंगे। तो रेखीय परिवर्तन या रेखीय क्रम में स्पष्ट किया है किसने? कार्ल मार्क्स ने। और इसीलिए मार्क्स का सिद्धांत रेखीय होने के साथ साथ परिवर्तन का प्राविधिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि परिवर्तन का प्राविधिक सिद्धांत एक प्रकार से बताएं, तो आप कार्ल मार्क्स का ही सिद्धांत बताएंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को ही परिवर्तन का प्राविधिक सिद्धांत कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का विचार यह था कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का आधार जो होता है वो उत्पादन और प्रौद्योगिकी ही होता है। जब कभी उत्पादन की प्रविधियों में परिवर्तन होता है तो हमारे जो आर्थिक संबंध होते हैं उन आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है, और यह नई बात या एक नई संरचना होती है खास करके इसकी, और इसी के नींव पर क्या होता है, सामाजिक तरीके से या कानूनी यानी वैधानिक रूप से या राजनीतिक, इन सभी संरचना का निर्माण भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं पे इन्हीं सभी को ध्यान में रख करके सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत कारण जो है वो प्रौद्योगिकी होता है। जब कभी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है तो सामाजिक संबंध भी कहीं ना कहीं पे प्रौद्योगिकी पर डिपेंडेंट होते हैं। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से विकसित हो रही है, अगर उसको ध्यान में रखें तो आजकल सामाजिक संबंधों में कैसे परिवर्तन हुए हैं। आप अपने माता पिता के बीच में आप खुद ही देखो कि आप का जो संबंध पहले गुरु और शिष्य का था, क्या आज वो संबंध है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण है प्रौद्योगिकी। आज मैं अपने घर से बैठ करके पढ़ा रहा हूं और आप अपने घर से बैठ करके पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार के गुरुकुल और किसी प्रकार के विद्यालय की आवश्यकता नहीं। इसका कारण क्या है? कभी आपने सोचा? इसका कारण है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। ये प्रौद्योगिकी कारकों के द्वारा ही संभव हो पाया है कि जो व्यक्ति, अगर मान लेते हैं हम ही को पढ़ाना पड़ता, हमारे पास पूंजी नहीं थी, हमारे पास टैलेंट था मान लेते हैं, और मैं पढ़ाना चाहता आपको, तो हो सकता है पूंजी के अभाव में मैं आपको ना पढ़ा पाता। लेकिन मैं क्यों पढ़ा पा रहा हूं? क्योंकि प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी थी। टेक्नोलॉजी के द्वारा मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया और आज आप लोगों ने उसको प्यार दिया, तो कहीं ना कहीं पे इसका क्या श्रेय किसको दें हम? टेक्नोलॉजी को।
तो कहीं ना कहीं पे जो प्रौद्योगिकी होती है वो कहीं ना कहीं पे सामाजिक संबंधों में ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना में, सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने का एक सफल या आधारभूत कारण है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण सामाजिक प्रौद्योगिकी है। सॉरी, सामाजिक प्रौद्योगिकी नहीं, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी केवल बोलना उचित होगा। ठीक है, तो ये है। अच्छा, कार्ल मार्क्स जो हैं वो 4 तरीके से सामाजिक परिवर्तन बताते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होगा। दूसरी बात ये बताते हैं कार्ल मार्क्स कि उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होगा। ठीक है, तीसरी बात बताते हैं कि इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होगा और लास्ट में जाकर के सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। चूंकि जब आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होगा तो उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होगा, यही सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। संस्कृतिकरण के बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं अपने शब्दों में अगर इसको बताऊं संस्कृतिकरण को, तो बड़ा सरल तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। हालांकि विद्वानों ने अलग तरीके से इसको बताया। संस्कृतिकरण की अवधारणा देने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वान है उनका नाम है लाला श्रीनिवास बोल रहा हूँ, उनका नाम केवल श्रीनिवास है। लाला श्रीनिवास तो एक प्रकार से हिंदी के बड़े अच्छे लेखक हैं। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा दिया है वो श्रीनिवास ने दिया है और खास करके भारतीय समाजशास्त्री हैं ये। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। उन्होंने दक्षिण का एक कुर्ग समुदाय है, उन्हीं कुर्ग समुदाय का अध्ययन किया था इन्होंने, श्रीनिवास महोदय ने। और जब इन्होंने कुर्ग समुदाय का अध्ययन किया तो उसी के दौरान इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। और ख़ास करके इन्होंने कहा कि भाई दक्षिण भारत में लोग ब्राह्मणों के संस्कारों, आदतों, रीति रिवाजों को स्वीकार करते हैं। और उन्होंने खास करके इसी प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण की भी संज्ञा दी थी। क्योंकि जो उच्च जाति, और मैं संस्कृतिकरण को आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, संस्कृतिकरण जो होता है, मैं आपको बताऊँ, संस्कृतिकरण की अगर बात की जाए तो संस्कृतिकरण जो होता है आपका, जैसे कि अगर बात की जाए, देखिए जैसे कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कोई मतलब तो कोई उच्च जाति है, ब्राह्मण की मैं बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों की अगर बात की तो ब्राह्मणों के जो क्रियाकलाप हैं, जो रीति रिवाज है, ब्राह्मण लोग एक प्रकार से कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, उनके संस्कार क्या हैं, उनकी आदतें क्या हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं, जब उनको जो निम्न जाति के लोग हैं जब वो फॉलो करना प्रारंभ कर दिए तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोल देते हैं, संस्कृतिकरण। ठीक है, इसी को संस्कृतिकरण कहते हैं। श्रीनिवास ने स्वयं अपनी पुस्तक अभिनव, मतलब उनकी एक पुस्तक है आधुनिक भारत में जातिवाद, और उनके अन्य निबंध भी उन्होंने ब्राह्मणीकरण के स्थान पर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग भी किया है। और कहीं ना कहीं पे इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो उच्च जातियाँ होती है उनके द्वारा अपनाए गए जो कर्म होते हैं, जब उसको कोई निम्न जाति के लोग अपना लेते हैं तो उसी प्रक्रिया, वो अपनाने की प्रक्रिया ही संस्कृतिकरण कहलाती है। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में कौन सी जाति ऊंची है, कौन सी जाति नीची, कौन सा धर्म बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन संस्कृतिकरण में यही था कि भाई जो उस समय की उच्च जातियाँ थीं और उस समय की जो निम्न जातियाँ थीं, जब उच्च जाति के लोगों का क्रियाकलाप, उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका बोलचाल, ये सब कॉपी करने लगे निम्न जाति के लोग, तो इसी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण बोला श्रीनिवास महोदय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा दीजिए तथा आशय स्पष्ट कीजिए। सामाजिक आंदोलन क्या होता है भाई? सामाजिक आंदोलन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। सामाजिक आंदोलन की बात की जाए तो सामाजिक आंदोलन जो होता है इसकी परिभाषा खुराना महोदय ने दी है। खुराना महोदय कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों में परिवर्तन, प्रतिरोध, अस्थायित्व तथा स्थिरता से संबंधित सामूहिक क्रिया का नाम होता है जो सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होती है और उनका सामाजिक व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध भी होता है। ऐसा खुराना महोदय ने कहा। बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा है लेकिन लंबी परिभाषा है। महात्मा गांधी ने भी सामाजिक आंदोलन को अपने तरीके से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक आंदोलन समाज की वे अभिव्यक्तियाँ होती हैं जो समाज को यह संज्ञान कराती हैं कि सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो सामाजिक आंदोलन तभी होता है, कोई व्यक्ति सामाजिक आंदोलन तभी करता है, कोई संगठन सामाजिक आंदोलन तभी करता है
जब क्या होता है, जब उसको पता चलता है कि भाई समाज का जो नियम है वो गलत दिशा में जा रहा है, या सामाजिक नियम समाज के लिए सही नहीं है, सामाजिक क्रियाकलाप जो हो रहे हैं वो समाज की दृष्टि से अच्छे नहीं हैं, तो समाज में परिवर्तन होता है। या उसको लगता है कि भाई अपने को खतरा है इससे, तो सामाजिक संगठन के लोग क्या करते हैं, सामाजिक आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। या सरकार की नीतियों का खुल करके विरोध करना भी सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में आता है, चाहे वह महिलाओं का आंदोलन रहा हो, चाहे वो श्रमिकों का, चाहे वो किसानों का, चाहे वो महिलाओं का, चाहे दलितों का, और चाहे और भी लोगों का। तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं पे क्या होता है, आंदोलन विरोध प्रदर्शन होता है एक प्रकार से। किसका विरोध प्रदर्शन, कि भाई जो चीज़ें कोई सरकार या कोई सत्ताधारी लोग करते हैं या फिर कोई अन्य संगठन के लोग, तो उसका विरोध करना, या सामाजिक जो एक प्रकार से सर्वे सर्वा लोग होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्य करना। तो हालांकि ये जो है रुडोल्फ हेवरले महोदय कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन का संबंध व्यक्तियों की इच्छा शक्ति तथा क्षमता से होता है, जिनके ऐच्छिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित समय और निर्धारित स्थान, निरंतर प्रक्रिया की सीमा के में एक व्यक्ति या एक समूह का मूल्यांकन, मतलब एक व्यक्ति समूह का मूल्यांकन करता है। ठीक है। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने भी दी है। उन्होंने कहा कि उचित समय पर अनुचित कृत्यों का विरोध ही वास्तविक सामाजिक आंदोलन है। अगर उचित समय पर आप अनुचित जो कार्य हो रहे हैं उनका विरोध करेंगे तो वो सामाजिक आंदोलन कहा जाएगा। ठीक है। तो ये सामाजिक आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें सामाजिक आंदोलन के लिए होती हैं। सामाजिक समस्याओं के कारण से सामाजिक आंदोलन होता है, सामाजिक सामुदायिक भावना को लेकर के सामाजिक आंदोलन हुए हैं, सामाजिक विचलन को लेकर के आंदोलन हुए हैं, इसी प्रकार से कई सारी चीज़ें। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 7वां नंबर, सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकारों का विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला है सुधारवादी आंदोलन, दूसरा है क्रांतिकारी आंदोलन, तीसरा आपका होता है पुनरुत्थानवादी आंदोलन, और चौथा है आपका अभिव्यक्ति प्रधान आंदोलन। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आंदोलन होते हैं। सुधारवादी आंदोलन की अगर बात की है तो उसमें जैसे कि कोई सुधारवादी आंदोलन में जैसे कि भारत में धर्म सुधार को लेकर के या राजा राम मोहन राय यानी लोगों ने जो सुधार कार्यक्रम किए। ठीक है। कोई बुराई समाज में फैल रही है उसको ख़त्म करने के लिए, तो ये चीज़ सुधारवादी आंदोलन। एक होता है क्रांतिकारी आंदोलन, एक क्रांति कर देना, जैसे 1855 ईस्वी का संथाल जनजाति का विद्रोह हो गया, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, नक्सलवादी आंदोलन हो गया, ये सब क्रांतिकारी टाइप के आंदोलन हुए हैं। ठीक है। तीसरा जो आंदोलन हुआ है पुनरुत्थानवादी आंदोलन। पुनरुत्थानवादी आंदोलन की बात की जाए, जैसे इसमें क्या होता है कि जनता अपने इतिहास कि जो पुराने आदर्श से भगवान श्री राम का या राणा प्रताप का या वीर शिवाजी का, इन सभी लोगों को ध्यान में रख करके और मान्यताओं के आधार पर नवीन समाज की जो है रचना करने के लिए कई, चूँकि हमारा जो अतीत का गौरव है उस गौरव का एक प्रकार से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में गुणगान करना या उसको उस समय के चीज़ों को अब लागू करने का प्रयास करना, ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन होता है। इसके अलावा जैसे अखंड भारत की कल्पना करना, ये क्या है, पुनरुत्थानवादी एक प्रकार से आंदोलन हो सकता है। चौथा जो आंदोलन होता है वो है अभिव्यक्ति प्रधान आंदोलन। अभिव्यक्ति प्रधान आंदोलन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि लोग सामाजिक जीवन में जो तमाम प्रकार के व्यवहार हैं या तमाम प्रकार की जो संप्रेषण की पद्धतियां हैं, यानी बोलने चालने के लेकर की जो स्वतंत्रता की नीतियां हैं या नियम कायदे हैं, उनमें परिवर्तन करने से होता है। ठीक है। व्यक्तियों और समूहों की रुचि और भावनाओं से संबंधित परिवर्तन होता है अभिव्यक्ति खास करके प्रधान आंदोलन, मतलब जिसमें आपको बोलने चालने स्वतंत्रता वगैरह के बारे में ये चीज़ें। तो इस प्रकार के 4 परिवर्तन होते हैं। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी लोग फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। प्रश्न आपका क्या है, सभी लोग देखिएगा। आठवां क्वेश्चन से सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा बताइए। सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा बताइए। बढ़िया प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता के बारे में आपसे पूछा गया है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आपके आ सकता है सामाजिक गतिशीलता के बारे में। तो सामाजिक गतिशीलता पर अगर किसी विद्वान ने अच्छे तरीके से अपने विचारों को व्यक्त किया है तो उनमें नाम आता है पेट्रिम सोरोकिन महोदय का। बड़े अच्छे विद्वान हैं पेट्रिम सोरोकिन, और उन्होंने सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा अपने ढंग से दी और कहा कि गतिशीलता का अर्थ किसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन उत्पन्न हो जाना होता है जिससे नवीन संपर्क और प्रेरणाएँ उत्पन्न होती हैं। खास करके गतिशीलता को नवीन मानसिक संपर्कों से संबंधित स्थानीय परिवर्तन कह करके से पेट्रिम सोरोकिन ने परिभाषित किया है।
और ख़ास करके प्रत्येक परिवर्तन को हम सामाजिक गतिशीलता नहीं कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता हम केवल उन्हीं परिवर्तन को या उसी स्थिति को कहते हैं जिसमें भौतिक गतिविधियों के साथ ही व्यक्तियों की जो मोटिवेशंस होती हैं, जो प्रेरणाएँ होती हैं, उन प्रेरणाओं में भी परिवर्तन होता है। व्यक्ति नवीन प्रेरणाओं के अनुसार क्या करता है, कुछ अनुक्रियाएँ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि गतिशीलता का अर्थ मानसिक और भौतिक दोनों तरह के परिवर्तन से है। उदाहरण के लिए जैसे नए विचार का आना, नवीन अनुभव का होना, नई स्थितियाँ उत्पन्न होना, नवीन संपर्क और संचार सामाजिक गतिशीलता का निर्माण करने वाले प्रमुख तथ्य इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। तो ये सामाजिक गतिशीलता होती है। ठीक है, किसी चीज़ के प्रति एक प्रकार से रूढ़ हो जाना और किसी चीज़ के प्रति उसको आगे बढ़ाना, कई चीज़ें होती हैं इसमें। आगे बढ़ते 9वां प्रश्न आपका है, महिलाओं के अधिकार के प्रति जागरूकता को संक्षेप में बताइए। प्रश्न बड़ा अच्छा है। और महिलाओं के अधिकार के प्रति जागरूकता को संक्षेप में अगर बताने की बात आती है तो भारत में महिलाओं को अन्य देशों की महिलाओं की अपेक्षा आप देखते हैं अधिक अधिकार प्राप्त हुआ है। जहां आप देखते हैं विदेशों में या अन्य देशों में महिलाओं को उतना अधिकार नहीं था, तभी भारत में महिलाओं को अधिकार था। महिलाओं को प्राचीन काल से ही शिक्षा का अधिकार था। गार्गी, मैत्री सही तमाम प्रकार के ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने उस समय भी अध्ययन किया। ठीक है, तो भारत में महिलाओं को देवियों की भांति पूजा जाता है। नवरात्र चल ही रहा है, आपको पता होगा 9 कन्याओं की पूजा हम किस प्रकार से करते, चरण वंदना करते हैं। और हमारे यहाँ तो यह भी है कि भाई जो है लड़कियों से पैर भी नहीं स्पर्श करवाने देते हम लोग। ठीक है, हमारे घर में तो ये हमारे घर में क्या लगभग जहाँ मैं रहता हूँ इधर गोंडा में, उधर आप देखते हैं सब जगह यही चीज़ें हैं। मतलब लड़की लोग जो है एक प्रकार से अगर अपने पिता जी का ही पैर छूने जाते हैं तो मना कर देते, छूने ही नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं को हम दुर्गा देवी की भांति पूजते हैं, उनकी एक प्रकार से उनको बहुत उच्च दर्जा प्राप्त करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इसमें आप देखते हैं कि और भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अध्ययन किया गया कुछ वर्ष पहले ही राम आहूजा के राजस्थान के एक ज़िले के गांव की लगभग 18 से 50 वर्ष की आयु की 753 स्त्रियों का अध्ययन किया गया था। और अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह था कि स्त्रियों में जो अधिकारों के प्रति जागरूकता है उसका मूल्यांकन और संविधान तथा विविध विधानों यानी कानूनों के बारे में उनको अधिकारों के प्रति संतुष्टि के स्तर को नापना था। डॉक्टर राम आहूजा ने इसका अध्ययन किया था। ठीक है, तो उन्होंने सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूकता के बारे में बताया था कि परिवार में निर्णय लेने के विषय में महिलाओं की भूमिका किनारे की होती है। पत्नी के साथ पति महत्वहीन विषयों में ही सलाह करते हैं, ऐसा पाया गया। पति पत्नी के बीच दाम्पत्य संबंधों का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं हो सका है। महिलाओं की परिवार में स्थिति जीवन अनुभवों के बीच संतोष की होती है। लगभग 2/3 महिलाएं अपने वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन से संतुष्ट नहीं होती हैं। घर के काम से संतुष्टि का स्तर आयु, शिक्षा और आय के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे स्त्रियों की आयु बदलती है, पैसे आने लगते हैं, तो इससे उनकी स्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। कई प्रकार की चीज़ें हैं, और भी चीज़ें जिसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आपका 10वां नंबर प्रश्न है, अछूतों के उद्धार हेतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन से कार्य किए हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं उसको थोड़ा सा जानना आवश्यक है। उन्होंने क्या किया भाई, डॉक्टर साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक अस्पृश्य जाति खास करके महार जाति से संबंधित थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत विद्वान आदमी थे। इन्होंने बहुत अध्ययन किया, बहुत विद्वान एक प्रकार से मतलब विद्या अध्ययन किया और निम्न जातियों को संगठित करने का कार्य भी प्रारंभ किया इन्होंने। और ख़ास करके निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करी, मंदिरों में सभी को जाने के लिए आंदोलन चलाया। और उन्होंने खास करके अपने आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस का विरोध भी किया, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका विरोध भी किया। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भक्त हो गए थे एकदम से। ब्रिटिश साम्राज्यवाद यानी ब्रिटेन के पक्ष में बातें किया करते थे, कभी कभी ऐसा लगता था। मतलब ये था कि भाई ये कभी कभी मतलब दलितों के उत्थान के लिए राष्ट्रवाद को कभी कभी भूल जाया करते थे, ये बात थी इनके अंदर। लेकिन फिर भी ये बड़े ज्ञानी आदमी थे, इसीलिए आप देखते हैं इनको कानून मंत्री जो है कानून मंत्री भी ये बने। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने। इतने ज्ञानवान नहीं होते तो इस पद पर, इतने बड़े पद पर कौन व्यक्ति बैठ सकता था जो ज्ञानी होगा। तो ये ज्ञानी थे और ये कहा भी करते थे भीमराव अम्बेडकर जी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये पिए थे उस शेरनी का दूध शिक्षा नामक, और इन्होंने दहाड़ा भी।
और अगर मैं आपको यही बताता हूं कि यार राजनीतिक चक्कर में पड़ करके आप लोग जो है जिस प्रकार से एक प्रकार से थोड़ा सा राजनीतिक लोग जो कुछ चंद लोग या पढ़े लिखे नहीं हैं फर्जी में आकर के दुनिया भर का इधर उधर का टीम टाम बोल देते हैं आकर के टीवी पर, उनको आप सुन करके भड़क जाते हैं। तो भड़कने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ कर दिखाने की आवश्यकता है। अगर आपको एक प्रकार से किसी भी जैसे ब्राह्मण से या क्षत्रियों से या वैश्य से या किसी भी जाति से विद्रोह है या किसी से द्वेष है, मैं मान रहा हूँ कि भाई लोगों ने अत्याचार मतलब पहले किया मान लेते हैं, तो अगर उसका आप यहाँ पर अपने बगल के किसी ब्राह्मण को सता करके करोगे तो क्या यह उचित है? बिल्कुल नहीं उचित है। आपको करना क्या है, जो खास करके ब्राह्मण उस समय क्यों शक्तिशाली था? क्योंकि उसके पास ज्ञान था, उसने अध्ययन किया। क्षत्रिय क्यों पावरफुल था? क्योंकि उसने एक प्रकार से लगातार युद्ध लड़ने की कलाएं सीखी, लगातार प्रैक्टिस की। तो आपको भी आज करना है ना, आज आप शिक्षा ग्रहण करें। सबसे पहली बात है कि भाई शिक्षित आज का अगर हमारा जो दलित समाज है वो शिक्षित हो जाए, निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उसको उसके अधिकारों से वंचित कर दे। मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन जब आप शिक्षित होंगे, आप सब चीज़ों को जानेंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे। और आज का युवा, आज का जो खास करके हमारा दलित समाज है वो उभर रहा है और ऐसे उभरता हुआ चाहिए भी। ऐसा देखना एक प्रकार से बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि इस प्रकार से हमारे भाई बंधु, और खास करके मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर खास करके होता है कि भाई इनके यहाँ का पानी पहले होता था, बहुत पहले, आज के लगभग 10 साल पहले मैं छोटा था तो मुझे याद है खैर कि भाई इनके यहाँ का पानी नहीं पिया जाता है, तो मैं जा कर के पी भी लेता था और आज भी पी लूँगा। क्या दिक्कत है, क्या लगा उसमें? लेकिन वो साफ़ सुथरा पानी देगा तब पिएंगे। ऐसा नहीं कि उसमें भाई मिट्टी मिली हुई है तो मैं पी लूँगा पानी, बिल्कुल नहीं। साफ़ सुथरा पानी कोई भी दे, ये नहीं कि भाई वो किस जाति का है, किस धर्म का है, पानी पीने में क्या रखा है। लेकिन हालांकि उससे हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो नहीं आहत होंगी। लेकिन जब वही व्यक्ति एक प्रकार से अच्छा नहीं दिखेगा या अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा दिखने का मतलब ये नहीं कि भाई वो काला है या फिर वो ऐसा नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखता। लेकिन अगर वो मान लेते हैं कि वो मतलब कि वो उचित तरीके से, मतलब आप साफ़ सुथरा कहीं पर जा रहे हो और आपको कोई कीचड़ जो है लगा है उसको, और वो आकर के आपको पानी पिलाना का प्रयास करे, मतलब पानी आप मांगो और पानी दे दे, या कहे कि ना ये पानी पीना चाहिए आपको पानी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पानी नहीं पीगा ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो अछूतोद्धार के लिए भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत काम किया। केवल भीमराव अम्बेडकर जी ने ही काम नहीं किया था अछूतों के उद्धार के लिए, बल्कि दलित समाज सुधार में ज्योतिबा फूले का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है, महात्मा गांधी जी का बहुत अच्छा योगदान रहा है, और साहू जी महाराज का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने खास करके भीमराव अम्बेडकर जी ने 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया, खास करके ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना करी थी। इसके अलावा 1924 में अम्बेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना करी। 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू करवाया। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए समाज समता संघ की स्थापना भी करी थी। ये बात ध्यान रखेंगे। तो कई चीज़ें, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फूले ने करी थी 1873 में बम्बई में, ठीक है। तो वो उन्होंने भी काम किया है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने काम किया, ठीक है। हरिजन नामक पत्रिका निकाली महात्मा गांधी जी ने। ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना भी करी थी। अच्छा, द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने करी थी। महात्मा गांधी जी ने करी थी ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1932 में, ठीक है। तो ये सब उन्होंने दलितों को लेकर के हैं। अब यहाँ से हम कोई 4 प्रश्न का अध्ययन करेंगे, किसी 4 प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। खंडवा से 4 क्वेश्चन से 10-10 नंबर का एक प्रश्न, 40 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण पूछा सकता है कि सामाजिक उत्विकास से क्या आशय है, यह सामाजिक प्रगति से किस प्रकार से भिन्न है। दूसरा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न आपसे बन सकता है कि वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण का भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न सामाजिक आंदोलन के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। और पांचवा प्रश्न आपका है कि भारत में कृषक आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। और आपका छठा क्वेश्चन जो है वो है कि समाज सुधार या सामाजिक सुधार आंदोलन द्वारा होने वाले सामाजिक परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर को देखने का प्रयास करते हैं। पहले हम समझेंगे सामाजिक विकास से आशय और उसके अंदर सामाजिक प्रगति से अंतर उसका, ठीक है। सबसे पहले देखें सामाजिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक विकास के बारे में समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से।
हालांकि अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर आप अवश्य कर दीजिएगा। तो सामान्य रूप से जब कोई वस्तु अपने सुगम रूप से जटिल रूप में परिवर्तित होती है अथवा जब किसी वस्तु का कई स्थितियों में क्रमिक परिवर्तन होता है, तब उसे उद्विकास कहते हैं। आप देखें, पहले का मनुष्य कितना सरल था और आज का मनुष्य कितना जटिल है। मनुष्य के जीवन में पहले की समस्याएं कम थीं, आज के मनुष्य के समाज में समस्याएं ज़्यादा हैं। तो आज का जो समुदाय है या आज का जो मनुष्य का समाज है वो जटिल है, यानी कि उद्विकास जो होता है वो सरलता से जटिलता की ओर होता है। जो समाज पहले सरल था, केवल भोजन पानी के लिए ही तड़पता था, आवास और कपड़े भी नहीं इकट्ठा करता था, तो वो भोजन धीरे धीरे करके कपड़े इकट्ठा करने लगा, आवास, फिर जो एक प्रकार से पशुओं को पालने लगा, फिर धीरे धीरे विकास होने लगा और धीरे धीरे उसकी जटिलताएं बढ़ती गईं। ठीक है, तो उसी को विकास कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बनाई जा सकती। मैकाइबर और पेज कहते हैं कि जब परिवर्तन में सिर्फ निरंतरता ही नहीं होती बल्कि दिशा भी निश्चित होती है, परिवर्तन लगातार हो यानी कंटिन्यूटी तो है, लेकिन अगर दिशा निर्धारित नहीं तो उसको हम उद्विकास नहीं कहेंगे, बल्कि दिशा भी होती है। खास करके इसमें निरंतरता के साथ ही साथ मैकाइबर पेज कहते हैं कि उद्विकास में क्या होता है, एक दिशा भी निश्चित होती है, तब हमारा अभिप्राय उद्विकास से होता है। आगबर्न और निम्काप कहते हैं कि उद्विकास केवल मात्र एक निश्चित दिशा में परिवर्तन से होता है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण यानी कुछ तत्वों, उन्होंने क्या कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने, आगबर्न निम्काप ने कहा उद्विकास केवल मात्र एक निश्चित दिशा में परिवर्तन है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उनसे संबंधित वह गति है जिसके दौरान वह तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। हाउस ई इन कहते हैं कि सामाजिक उद्विकास नियोजित या अनियोजित विकास को कहते हैं, जो सांस्कृतिक या सामाजिक संबंधों के स्वरूपों या सामाजिक अंतःक्रियाओं के स्वरूप का होता है। अब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये हो रहा होगा कि सर जी इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं को क्या हमको लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है। जैसे आप आगबर्न निम्काप की परिभाषा छोटी याद कर सकते हैं कि उद्विकास केवल मात्र किसमें होता है, एक निश्चित दिशा में परिवर्तन है। आप मैकाइबर पेज की परिभाषा याद कर सकते हैं, तो दो विद्वानों की परिभाषा अगर आप याद कर लेंगे तो आपका बहुत है, और उसके बाद में एक अपनी परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। आइए सामाजिक जो उद्विकास है इसकी विशेषताओं को समझते हैं। ठीक है, सामाजिक उद्विकास की विशेषताएं। तो सामाजिक उद्विकास के ऊपर जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उनका विश्लेषण करने पर निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। ठीक है, देखें, सबसे पहली बात, सामाजिक उद्विकास एक निश्चित दिशा में होती है और उद्विकास उसी दिशा में होता है। खास करके मतलब सामाजिक उद्विकास की एक निश्चित दिशा होती है और उसी दिशा में विकास लगातार होता रहता है, पहली बात। दूसरी विशेषता ये है सामाजिक उद्विकास की कि सामाजिक उद्विकास निरंतर होता रहता है, लगातार होता रहता है, या कभी रुकता नहीं है। ठीक है, हमेशा होता रहता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है, धीरे धीरे होता है। सामाजिक उद्विकास स्तर क्या होता है, मतलब स्तर में होता है, स्टेजेस में होता है। ठीक है, सामाजिक उद्विकास के कई सारे स्तर हैं, वो खास करके उसको बताया है विद्वानों ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया और डार्विन महोदय ने बताया। डार्विन महोदय हालांकि सामाजिक उद्विकास के बारे में बात नहीं करते हैं, बट हर्बर्ट स्पेंसर खुल करके बताते हैं। ठीक है, तो विभिन्न स्तरों में विकास होता है। इसके अलावा तीसरी विशेषता इसकी, चौथी विशेषता ये है कि सामाजिक उद्विकास का तात्पर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन और विकास से होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो परिवर्तन या विकास होता है वो सब उद्विकास ही होता है। इसके अलावा उद्विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर होती है। मैंने बताया कि सरलता से जटिलता की ओर होता है सामाजिक उद्विकास। इसके अलावा सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है, मतलब ये इसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती कि डीजल पेट्रोल से चलता है, नहीं, स्वतः चलती है। मनुष्य का इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, मतलब मनुष्य का योगदान तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मनुष्य जानबूझ करके उद्विकास नहीं करता, ये उद्विकास होता ही रहता है समय के साथ। ठीक है, परिवर्तन लगातार चलता रहता है। यह व्यक्तियों और उनके प्रयासों के फलस्वरूप चलित नहीं होता है, ये अपने आप होता रहता है। ठीक है, अब हम सामाजिक विकास के मतलब उद्विकास के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। सामाजिक उद्विकास कैसे होता है, इसके क्या नियम हैं, इस संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं, और यहाँ उन्हीं मतों के हिसाब से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ताकि आप अपने उत्तर को दीर्घोत्तरीय बना पाएँ। सबसे पहला बात, सामाजिक उद्विकास के सिद्धांतों में नाम आता डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत। तो डार्विन को विकासवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है, और उसी ने, खासकर डार्विन महोदय ने सर्वप्रथम यह मत प्रतिपादित किया था कि मनुष्य के पूर्वज क्या थे, बंदर थे। ये किसने बताया, ये डार्विन ने बताया था, और डार्विन ने ही जो है क्रमशः बताया कि भाई उसके बंदरों के बाद में मनुष्य का विकास हुआ,
और डार्विन का मत यह भी है, खास करके उन्होंने, डार्विन महोदय ने क्या बताया, डार्विन महोदय ने यह भी बताया कि पहले किसी भी जीव का रूप बहुत सरल होता है और उसमें पहले किसी अंग में यानी किसी ओरिजिन में, मतलब कि ऑर्गन में मतलब उसके पृथक अस्तित्व नहीं होता है उसका, लेकिन उसमें विभिन्न अंगों के तत्व विद्यमान रहते हैं, धीरे धीरे समय पा करके अपने को विकसित करते हैं। एक उदाहरण से इसे आसानी से समझा सकता है, जैसे एक बीज है जिसका रूप आरंभ में एकदम सरल है और सादा है। कोई नहीं कह सकता कि यह बीज वृक्ष के रूप में परिणत होने पर कैसा रूप लेगा। एक बीज है छोटा सा, चाहे वो गेहूं का बीज हो या मक्के का बीज हो, अगर उससे पहले आपको यह नहीं पता है कि भाई ये गेहूं का बीज है या इसमें कोई फल निकलेगा या कोई इसमें अंकुर जो है प्रस्फुटित होगा, तो ये वृक्ष के रूप में परिणत होने पर कैसा रूप लेगा ये किसी को नहीं पता है। इस बीज में सभी तत्व रहते हैं, लेकिन जब यही बीज जो होता है वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तो उसके सभी अंग जो होते हैं अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं। तना अलग दिखाई पड़ता है और उसमें भी पुष्प या फल लगने प्रारंभ हो जाते हैं, पत्तियाँ और इस प्रकार से लकड़ियाँ, तमाम से टहनियाँ, ये सब। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी अंग एक दूसरे से एकदम पृथक होकर के भिन्नता की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ तक तो अनिश्चितता की स्थिति होती है, परंतु इसके बाद प्रत्येक अंग की स्थिति जो होती है सुनिश्चित हो जाती है। हर अंग जो होता है अपना अलग अलग कार्य करने लगता है, मतलब उसका होता है, और अपने भिन्न भिन्न कार्यों द्वारा वृक्ष के पोषण में सहायक होते हैं। जैसे कि पत्तों का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना, जड़ का कार्य होता है कि भाई वो पानी को और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसका काम ये होता है कि भाई वो वहाँ तक पहुँचाती रहे एक प्रकार से चीज़ों को। ठीक है, तो कार्यों के द्वारा वृक्ष के पोषण में सहायक होते हैं। किसी अंग का काम मतलब काम धूप लेना, किसी का पानी ग्रहण करना, किसी का वायु प्राप्त करना, किसी का पेड़ की रक्षा करना, तो ये सब पेड़ के जो अलग अलग अंग होते हैं वो मिलकर के करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका डार्विन का सिद्धांत। इसके बाद में डार्विन के बाद में आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, और हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास का सिद्धांत जो है ये डार्विन के जैविकीय विकासवादी सिद्धांत को सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने ही। और हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि उद्विकास के उपर्युक्त नियम समाज और संस्कृति के संबंध में भी पाए जाते हैं, और उनके सिद्धांत का सापेक्ष में इस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। सबसे पहली बात, हर्बर्ट स्पेंसर यह कहते हैं कि सामाजिक उद्विकास सरल से जटिल की ओर होता है। प्रारंभ में समाज बहुत सरल था, बाद में जटिल हो गया। उसमें विभिन्न अंग आपस में इतने घुल मिल गए थे कि उनका पृथक अस्तित्व नहीं था। इसके अतिरिक्त उसका रूप भी अनिश्चित था, उनके बीच कोई संबंध नहीं था, और यह अनिश्चित एवं असंबद्ध समानता की स्थिति थी। परंतु व्यक्तियों के विचारों और अनुभव में परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक, खास करके जीवन के विभिन्न पक्षों या अंग, जैसे कि परिवार में, राज्य में, कारखानों में, संघ में, ग्राम में, नगर में, इन सभी में एक प्रकार से आप देखते हैं तमाम प्रकार के अंग आपको दिखाई पड़ते हैं और उन्हीं अंगों में परिवर्तन भी होता है इन सभी पक्षों में। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर कि समाज के ये विभिन्न अंग जो होते हैं ज्यों-ज्यों स्पष्ट होते जाते हैं, परिवार, राज्य, कारखाना, संघ, ग्राम, नगर, ये सब, उसमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण होने प्रारंभ हो जाता है कि भाई श्रम कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा। इस प्रकार से इसके फलस्वरूप हर अंग एक विशेष कार्य होता है। हर अंग का, परिवार का काम अलग है, राज्य का कार्य अलग है, कारखानों का काम अलग है, श्रमिक संघों का काम अलग है। तो अलग अलग जो है अंगों का अलग अलग काम हो जाता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद में क्या होता है, श्रम विभाजन और विशेषीकरण हो जाने के बाद भी यह नहीं है कि हर अंग अलग अलग हैं, उनमें एक निश्चित परस्पर संबंध रहता है, और परिवार राज्य पर निर्भर रहता है और राज्य परिवार पर निर्भर रहता है। ऐसा नहीं कि जब उनके कार्य अलग हो जाते हैं परिवार और राज्य के तो अलग अलग हो गए, नहीं, वो एक ही होते हैं। क्लियर। और इसी तरह से समाज के हर अंग एक दूसरे से अंतः संबंधित और अंतः निर्भर भी रहते हैं। उद्विकास की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और कुछ निश्चित स्तरों से होकर के गुजरती है, ये जो प्रक्रिया होती है। अच्छा, सामाजिक उद्विकास के कारक यानी सामाजिक उद्विकास क्यों होता है, इसको थोड़ा सा जानेंगे। सामाजिक उद्विकास के कारक,
तो आगबर्द महोदय ने सामाजिक विकास के 4 कारण बताए हैं, वो कौन कौन से उन्हीं को समझेंगे। सबसे पहले बताया उन्होंने कि जब कोई आविष्कार होता है तो सामाजिक विकास भी एक प्रकार से होता है। सामाजिक परिवर्तन के कारकों में प्रौद्योगिकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रौद्योगिकी में आविष्कार और नवीन को सम्मिलित किया जाता है। अधिकार समय की मांग होते हैं, व्यक्ति की मानसिक योग्यता पर आधारित होते हैं आविष्कार। इसके साथ ही साथ आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ये बात आपको पता है। जैसे कि आपको अगर पता लगेगा कि भाई हमको जो है ठंडी लग रही, तभी आप स्वेटर खरीदोगे, तभी आप स्वेटर बनाओगे, ठीक है, ऐसी तो चीज़ है। अगर आपको ज़रूरत है कि भाई हमको क्या करना है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसी ज़रूरत की पूरा करने के लिए कि कोई आवश्यकता जो आपकी उमड़ती है तो उसी आवश्यकता की पूर्ति करते करते क्या होता है, कभी कभी कोई आविष्कार भी हो जाता है। क्लियर। जैसे प्रकाश को लाने में क्या हुआ, प्रकाश मतलब कि अंधेरा हो गया तो उसके लिए क्या बना भाई, आपका लाइट बिजली बनी, ठीक है, बल्ब बना। तो ये खास करके व्यक्ति की मानसिक योग्यता पर आधारित होता है और खास करके आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस समाज में व्यक्ति अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सतत यानी लगातार प्रयत्नशील रहेंगे, उस समाज का विकास ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा बात है संचय, मतलब संचय। संचय का अर्थ होता है बचाना, ठीक है, इकट्ठा करना, बचाना। सामाजिक विकास के लिए संचय का तत्व तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसके अभाव में सामाजिक विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। पुराने तत्वों के संचय से नए नए तत्वों का उद्विकास होता है। उद्विकास के लिए पहले साइकिल बनी, फिर आप देखते हैं बाद में मोटर बनी, फिर वायुयान बना, ठीक है। तो ये सब उद्विकास का ही एक प्रकार से परिणाम स्वरूप, जैसे मैंने बताया था कि कूलर और पंखा का ये पूरा ऐसे। उद्विकास कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ पहले वायुयान का निर्माण हो और उसके बाद मोटर और फिर साइकिल का निर्माण हुआ हो। उद्विकास पुरानी वस्तु की प्रतिक्रिया या सुधार के परिणाम स्वरूप होता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई पहले क्या बना, छोटा मोबाइल बना, फिर उसके बाद में बड़ा मोबाइल बना, फिर टेबलेट बना, फिर इसी प्रकार से आगे चल करके लैपटॉप से लेकर के तमाम प्रकार की चीज़ें बननी प्रारंभ हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला आपका जो है एक प्रकार से कारक है वो कौन सा है, प्रसार। प्रसार का अर्थ होता है फैलना, ठीक है। तालाब में एक कंकड़ फेंकिए और वहाँ से लहरें उठेंगी और ये लहरें जो होती वहाँ तक चली जाएंगी जहाँ तक किनारा होता है। इसी प्रकार आविष्कारों का समाज जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, प्रसार का होता है। एक देश या समाज का आविष्कार संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे फैल जाता है और प्रसार के द्वारा ही सामाजिक विकास को गति मिलती है, ठीक है। अब एसी का विकास किसने किया था, आज संपूर्ण सब पूरा विश्व जानता है एसी के बारे में, ठीक है। तो ये प्रसार होता है इसका। चौथा जो है एक प्रकार से कारण जो है सामाजिक विकास का वो कौन सा है, वो है सामंजस्य। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और एक दूसरे से संबंधित होते सभी लोग। यदि एक भाग में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव दूसरे भाग पर इसीलिए पड़ता है क्योंकि सामाजिक संबंध आपस में है, लोग एक दूसरे से बताते हैं, ठीक है। संस्कृतियाँ आपस में मिलती हैं। आवागमन और संचार के साधनों के विकास के कारण से सांस्कृतिक सामंजस्य आसानी से होता है। आप ब्रिटेन गए, अमेरिका गए, यहाँ पर गए, अब देखते हैं जैसे कि कोई जैसे उस सब क्या बोलते हैं, जापान के आए थे, क्या बोलते हैं मुखिया, क्या नाम है उनका, आए थे भी, मोदी जी ने उनको गोलगप्पा भी खिलाया। तो इससे क्या होता है, सांस्कृतिक सामंजस्य बढ़ता है, ठीक है। जब दो संस्कृतियां मिलती हैं तो प्राथमिक अवस्था में कुछ संघर्ष होता है और यह संघर्ष बड़ा ही क्षणिक होता है, अस्थायी होता है और बाद में दोनों संस्कृतियों में सामंजस्य हो जाता है और इस प्रकार सामाजिक विकास होता है, ठीक है। आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में सामंजस्य हुआ। मुस्लिम लोग आज के लगभग आप देखते हैं 1500 वर्ष पहले लगभग एक प्रकार से क्या हुआ, 1000 साल पहले भारत में आए, ओके। तो इस प्रकार से आए, उन्होंने संस्कृतियों को भारत से कुछ सीखा, कुछ भारत की चीज़ों में मिला उनकी संस्कृतियां हम लोगों ने सीखी। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या हुआ, तारतम्यता स्थापित हुई, सामंजस्य स्थापित हुआ, ठीक है। आप थोड़ा सा सामाजिक विकास की वास्तविकता और समालोचना के बारे में जानेंगे। सामाजिक विकास के समर्थकों ने अपनी व्याख्या को बड़े क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया है, लेकिन इन विद्वानों ने कुछ तथ्यों की इतनी अवहेलना कर दी है कि इस सिद्धांत को सदैव उचित मानना एक बड़ी भूल होगी। निम्नलिखित आधारों पर विकास के वास्तविकता को समझा सकता है। सबसे पहली बात, मैकाइबर का समर्थन करते हुए कहा जा सकता है कि समाज और प्राणी का विकास समान रूप से नहीं होता, इसलिए प्राणी के विकास में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हुए भी समाज के विकास को स्पष्ट नहीं करता।
सामाजिक संबंध किसी भी मतलब किसी आंतरिक शक्ति से उतने प्रभावित नहीं होते जितने कि मनुष्य के चारों ओर सामाजिक दशाओं से प्रभावित होते हैं, और यह दशाएं मनुष्य कृत होती हैं, प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं होती हैं। फिर सामाजिक संबंधों और सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को उद्विकास जैसी स्वतः चलित प्रक्रिया के द्वारा मतलब किस प्रकार समझा सकता है, यह प्रश्न उठाया विद्वानों ने। इसके अलावा उद्विकास का सिद्धांत सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की भी समुचित व्याख्या नहीं करता है। वीजर कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण संस्कृति में होने वाला प्रसार है। इसे उद्विकासीय क्रम के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा इस सिद्धांत यानी जो विकास का सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के समर्थकों के अनुसार सामाजिक जीवन के सभी पक्ष सभी समाजों में समान स्तरों पर में गुजरते हुए वर्तमान स्थिति तक पहुंच सकते हैं। यदि यह सच है तो क्या कारण है कि आज भिन्न भिन्न समाजों के सामाजिक संगठन और सामाजिक ढांचे में इतना अधिक अंतर आपको दिखाई पड़ता है। कुछ मानव शास्त्रियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की कुछ ऐसी जनजातियों का भी उल्लेख किया है जो पशुपालन के स्तर से गुजरे बिना ही कृषि स्तर तक पहुंच गई हैं। तो इससे भी यह प्रमाणित होता है कि विकास के विभिन्न स्तर सभी समाजों में एक समान नहीं रहते हैं। विभिन्न समाजों में समाज के जो स्तर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जबकि उद्विकास सिद्धांतियों ने क्या बताते हैं कि सभी समाजों में एक समान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। चौथी विद्वान गिन्सबर्ग महोदय कहते हैं कि यह धारणा है कि उद्विकास एक सरल स्थिति से जटिल स्थिति में होने वाला परिवर्तन है, एक गंभीर विवाद का विषय है। ऐसा इस कारण से है कि सामाजिक जीवन प्रत्येक परिवर्तन के साथ अनिवार्य रूप से जटिल नहीं होता, अधिक से अधिक इसकी संभावना मात्र की जा सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ें होती हैं, और आज अधिकतर समाजशास्त्री इस पक्ष में हैं कि सामाजिक परिवर्तन को उद्विकास के द्वारा क्या किया जाता है, उद्विकास के द्वारा नहीं बल्कि अधिक आविष्कारों, संचय की प्रवृत्ति, सांस्कृतिक प्रसार और अभियोजन की प्रक्रिया के आधार पर नहीं समझा जाता, मतलब कि उसके आधार पर ही समझा जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ये सामाजिक विकास के बारे में कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अगला प्रश्न आप समझेंगे थोड़ा सा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के बारे में। तो अधिकांश विद्वानों ने जो दूसरा प्रश्न था आपका सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है, इससे प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की अगर बात की तो मैंने आपको ऑलरेडी वैसे बता भी रखा, लेकिन इसको थोड़ा सा समझिएगा। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अच्छा, ये चक्रीय सिद्धांत का मतलब होता है कि जिस स्थान से आप चलोगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ से चले आप, यहाँ से चलेंगे, फिर विकास होगा, यहाँ पहुँचेंगे, फिर विकास और आगे होगा, यहाँ पहुँचेंगे, और फिर घूम फिर करके फिर जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी को चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बता दी। तो इन विद्वानों का विचार है कि सामाजिक विशेषताओं के कुछ नियमों के अनुसार सदैव उतार चढ़ाव होता रहता है। यह परिवर्तन चक्र की भांति होता है और इस परिवर्तन में पुनरावृत्ति का महत्व होता है, अर्थात परिवर्तन में पुरानी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण के लिए भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार कर्मों का फल भोगता है। ठीक है, उसी के अनुसार पुनः कर्म बनता है, अर्थात कर्म और फल की भांति एक प्रकार से एक चक्कर चलता रहता है। ठीक है, जैसे कि बात की जाए, आपको बता दूं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें ततस फल चाखा। तो इस प्रकार से कर्म और फल इन दोनों का एक प्रकार से सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, आप जैसा कर्म करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। तो ये सिद्धांत जिस प्रकार से, इसी प्रकार चक्रीय सिद्धांत भी चलता रहता है। चक्रीय परिवर्तन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो आपका होता है पूर्ण चक्र और एक होता है अपूर्ण चक्र या अर्ध चक्र। तो पूर्ण चक्र की बात की तो इसका मतलब होता है परिवर्तन एक बिंदु या एक स्तर से चलता हुआ अनेक स्तरों को पार करता हुआ फिर उसी स्तर पर आकर के पहुंच जाता है। अर्थात परिवर्तन जो होता है एक चक्र की भांति चलता रहता है। जैसे कि सर्दी के बाद में गर्मी, गर्मी के बाद में बरसात, फिर आप देखते हैं बसंत, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और किंतु यह परिवर्तन एक क्रम के रूप में हमेशा चलता रहता है। सर्दी गर्मी बरसात, फिर ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, इस प्रकार चलता रहता है। तो एक व्यवस्था के अनुसार होता है। और गर्मी के बाद बरसात ही आएगी, यह तय है। गर्मी के बाद सर्दी आ सकती है। गर्मी के बाद में क्या आता है, गर्मी के बाद में बरसात आती है। गर्मी के बाद में क्या आता है, बरसात, बरसात के बाद में ठंडी, ठंडी के बाद में फिर गर्मी, फिर गर्मी के बाद फिर क्या आता है, बरसात। तो इस प्रकार से चक्र चलता है।
अर्धचक्र का क्या मतलब होता है? यह परिवर्तन घड़ी के पेंडुलम की भांति होता है। इसमें परिवर्तन एक स्तर के बाद में फिर उसी स्तर पर आ जाता है और इस स्तर के बाद पुनः दूसरे स्तर पर आ जाता है। उदाहरण के लिए रात के बाद दिन और दिन के बाद फिर से रात होना, ये क्या है? ये अर्धचक्र होता है। ठीक है, तो एक अर्धचक्र और पूर्ण चक्र। चक्रीय परिवर्तन संबंधित मुख्य रूप से कुछ सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। पेट्रिम सोरोकिन का सिद्धांत है। पेट्रिम सोरोकिन के अनुसार परिवर्तन ना तो चक्रीय ही होता है और ना ही रैखिक होता है। उसके अनुसार मतलब इनके अनुसार, पेट्रिम सोरोकिन के अनुसार ये कहते हैं कि परिवर्तन इन दोनों समन्वय के आधार पर होता है। उसमें संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों का उदाहरण दिया जाता है और इनके अनुसार खास करके संस्कृति को 3 स्वरूपों में वर्गीकृत इन्होंने किया है पेट्रिम सोरोकिन ने। इन्होंने कहा संस्कृति के 3 जो खास करके स्वरूप है, पहला है आदर्शात्मक संस्कृति, दूसरी है विचारात्मक संस्कृति और तीसरी है ऐन्द्रिक संस्कृति। ठीक है, तो संस्कृति में परिवर्तन पेट्रिम सोरोकिन के अनुसार निम्न गति से होता है। संस्कृति का विकास होता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह विकास एक ही सीधी रेखा में होता है, किसी भी तरह हो सकता है। प्रत्येक संस्कृति की कुछ आंतरिक शक्तियाँ होती हैं और इनके कारण से कभी कभी संस्कृति क्या करती है, संस्कृति अपने विकास की दिशा से थोड़ा सा हट भी जाती है और इस प्रकार एक सीधी रेखा में चलने के पश्चात संस्कृति अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और विचलित होने के कारण से क्या होता है, वह अपनी पुरानी अवस्था में भी जा सकती है और नहीं भी जा सकती है। अनेक सभ्यताओं का उत्थान और पतन इन्हीं रूपों में आप देखते हैं होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत है टायनबी महोदय का। टायनबी महोदय का जो सिद्धांत है विकास का चक्रीय परिवर्तन का, टायनबी ने परिवर्तन के संबंध में 2 प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है चुनौती, दूसरा है प्रति उत्तर। ठीक है, तो विकास का क्रम इन्हीं दोनों से होकर के गुजरता है, तो चुनौती या फिर प्रति उत्तर। और इन्होंने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए अनेक सभ्यताओं का विकास का उदाहरण दिया है और उनके अनुसार विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उनको यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, देखिए पहली अवस्था होती है चुनौती को प्रति उत्तर का समय या किसी सभ्यता, संस्कृति या समाज व्यवस्था के प्रौढ़ावस्था का समय होता है। जैसे पर्यावरण की चुनौती का प्रति उत्तर, भौगोलिक पर्यावरण भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, इन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इनके अनुसार खास करके अपने को ढालना पड़ता है परिस्थिति के अनुकूल। ठीक है, अनुकूलन करना पड़ता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और जब परिवर्तन होता है तो उसी परिवर्तन के हिसाब से हमको भी उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, हमको भी परिवर्तित होना पड़ता है। व्यक्ति और समाज का अस्तित्व तो तभी संभव है, अनुकूलन के पश्चात ही सभ्यता का विकास होता है। अगर अनुकूलन नहीं होगा तो सभ्यता का विनाश हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं विकास की दूसरी अवस्था संकट की होती है और वह किसी सभ्यता या संस्कृति में वृद्धावस्था तक का समय होता है। इसमें संस्कृति के प्रतिमान शिथिल हो जाते हैं, वे प्रति उत्तर को सहन नहीं कर पाते हैं और विकास की चरम अवस्था वही होती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी बात जो उन्होंने बताई वो बताई कि ये अंतिम अवस्था थी और यह संस्कृति और सभ्यता की मृत्यु का समय होता है, यह संस्कृति समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं स्पेंगलर महोदय। स्पेंगलर महोदय कहते हैं जो है चक्रीय सिद्धांत को लेकर के कि स्पेंगलर खास करके परिवर्तन के सिद्धांत को अपनी उनकी पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, उस पुस्तक में इन्होंने प्रस्तुत किया है और ये कहते हैं कि सभ्यता का जन्म, उत्थान और पतन समान क्रम में होता है या समान क्रम से होता है। अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए उन्होंने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था और उनके अनुसार प्रत्येक समाज या सभ्यता 2 क्रमों से गुजरती है, पहला है उत्थान और दूसरा है पतन। और इन्होंने स्पेंगलर ने समाज के उत्कर्ष की अवस्था को संस्कृति कहा है और पतन की अवस्था को सभ्यता कहा है। यानी संस्कृति जब उत्कर्ष होती है तो कि जब समाज का उत्कर्ष होता है यानी समाज बढ़ता है तो वो संस्कृति है और समाज जब पतन की ओर होता है तो वो सभ्यता में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इनके अनुसार नगर और युद्ध पतन के चिन्ह, नगर जो है और युद्ध ये क्या है, पतन के चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो सिद्धांत है चक्रीय सिद्धांत वो है चैप्पिन का सिद्धांत। तो चैप्पिन महोदय ने परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन भी किया है और चैप्पिन महोदय के अनुसार समाज अनेक संस्थाओं, अनेक समूहों का योग होता है।
अगर संस्थाएं उन्नति के मार्ग पर चलती हैं तो संस्कृति संगठित अवस्था में रहेगी, और यदि संस्थाएं अवनति यानी कि नीचे की अवस्था में जाती हैं तो संस्कृति विघटित अवस्था में रहेगी। चैपिन के अनुसार जिस प्रकार मानव जीवन का मतलब जन्म का, विकास और मृत्यु का सिद्धांत लागू होता है, ठीक उसी प्रकार से सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के संबंध में भी लागू होता है। और ख़ास करके जो वो होता है, क्या बोलते हैं, परिवर्तन जो होता है वो खास करके होता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब अगला जो विद्वान है अगले आपके पैरेटो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादन में पैरेटो खास करके बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। पैरेटो के अनुसार प्रत्येक समाज की सामाजिक संरचना में भेद पाया जाता है, और इस दृष्टि से समाज को निम्नलिखित 2 भागों में हम बांट सकते हैं उन्हीं भेदों के अकॉर्डिंग। तो पहला है उच्च वर्ग और दूसरा है निम्न वर्ग। ये पैरेटो बांटते हैं। पैरेटो ने उच्च वर्ग को अभिजात वर्ग कहा है। अभिजात वर्ग मतलब जो बड़े वर्ग हैं। दूसरा, पैरेटो के अनुसार अभिजात कोई स्थिर अवधारणा ना हो करके इसमें निरंतर परिवर्तन होता है। उच्च वर्ग के व्यक्तियों में जो कुछ पाया जाता है धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है। गुणों के पतन हो जाने से अभिजात व्यक्ति अभिजात नहीं रह पाते हैं। जैसे अभिजात वर्ग के व्यक्ति इन गुणों को अपना लेते हैं, ऐसी स्थिति में निम्न 2 प्रकार का परिवर्तन समाज में होता है। एक तो अभिजात वर्ग के व्यक्ति अपना गुण खोने के कारण से अनअभिजात वर्ग में आ जाते हैं। दूसरा, इसी प्रकार अनअभिजात वर्ग के व्यक्ति अपने गुण प्राप्त कर लेने से ऊपर आ जाते हैं, यानी अभिजात वर्ग में बन जाते हैं। यानी कि जो अभिजात या जो बड़े लोग हैं वो छोटे में परिवर्तन, और जो छोटे लोग हैं बड़े में परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार से पैरेटो महोदय ने सामाजिक परिवर्तन के अपने इस सिद्धांत को अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहा है। इस प्रकार समाज के दोनों वर्गों में परिवर्तन की यह क्रिया चलती रहती है। आप आज अमीर हैं, कल आप गरीब होंगे, कल आप मतलब जो गरीब है वो अमीर होगा। इस प्रकार से ये परिवर्तन के दृष्टिकोण को बताया पैरेटो महोदय ने, और यही कारण है कि पैरेटो ने समस्त इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान कहा था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो अगला जो आपका जो क्या बोलते हैं प्रश्न है वो कौन सा भाई? अगला प्रश्न आपका आ चुका है, आप देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न था आपका वैश्वीकरण की परिभाषा, और ये देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपका है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण का भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव है, इसकी विवेचना कीजिए। आइए जानते हैं इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ और परिभाषा सबसे पहले जानेंगे, इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और भारत में इसकी स्थिति को देखेंगे। ठीक है, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वैश्वीकरण का अर्थ और परिभाषा। पारिभाषिक दृष्टिकोण से वैश्वीकरण की अवधारणा बड़ी भ्रामक है, यानी भ्रम उत्पन्न करने वाली है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिया है। क्योंकि वैश्वीकरण एक प्रकार से विश्व स्तर की अवधारणा है, तो भारत के विद्वान और खास करके पूरे मतलब पूरे विश्व के विद्वान जो होंगे सभी लोग इसकी बारे में बताएंगे। वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब होता है सभी का मिलजुल करके एक प्रकार से पूरे संसार को एक ही दृष्टिकोण के हिसाब से देखना। भ्रामक इसलिए है वैश्वीकरण के ऊपर लिखने वाले विद्वान यह नहीं समझ पाए हैं कि वैश्वीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है, आर्थिक प्रक्रिया है या सांस्कृतिक प्रक्रिया है वैश्वीकरण, या फिर सामाजिक प्रक्रिया है। और कारण भी बड़ा स्पष्ट है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया इन तीनों ही क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है और उनमें बड़े परिवर्तन लाती है। और आमतौर पर वैश्वीकरण की अनुभव केंद्रित व्याख्याएं सामने आ रही हैं, और ये व्याख्याएं एकांगी हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है राष्ट्र की सीमाओं से परे गतिशीलता, यानी पूरे विश्व को एक संसार के रूप में देख करके, मतलब पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में समझना। ठीक है, कोई नहीं कि भाई यहाँ का नियम कैसे, वहाँ का संविधान क्या कहता है, यहाँ का क्या कहता है, इन सभी को भूल करके संपूर्ण संसार का एक संविधान की कल्पना करना। प्रश्न यह उठता कि गतिशीलता किसकी? माल और वस्तुओं की गतिशीलता, सूचना और संचार की गतिशीलता, सामान और सेवा की गतिशीलता, या लोगों की गतिशीलता, या फिर पूंजी की गतिशीलता? ये किसकी गतिशीलता की बात की जा रही है? किस चीज़ की गतिशीलता? पूरे समाज मतलब देश की सीमा को ध्यान में रख करके हुए किन चीज़ों की गतिशीलता को हम खास करके वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत रखेंगे? मूल बात यह है कि गतिशीलता वैश्विक संस्कृति की धुरी है और गतिशीलता आर्थिक तौर पर बड़ी पूंजी पर टिकी हुई है। इसका सामाजिक स्रोत है उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, खाते पीते किसान। ये बातें वैश्वीकरण की अवधारणा पर प्रकाश तो डालती हैं,
किंतु इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाती कि वैश्वीकरण को परिभाषित करने में किस दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाए। भले ही वैश्वीकरण को कोई प्रबुद्ध परिभाषा, खास करके उसकी कोई प्रबुद्ध परिभाषा अभी तक सामने नहीं आ पाई हो, इन सभी को ध्यान में रख करके, लेकिन फिर भी इन सभी आधारों को ध्यान में रख करके वैश्वीकरण की परिभाषा विद्वानों ने दी है। सबसे पहली परिभाषा विश्व बैंक, पहले ऐसी नहीं कि पहले इन्होंने ही दी है, विश्व बैंक एक संस्था है, विश्व बैंक के द्वारा दी गई परिभाषा। तो क्या विश्व बैंक ने सबसे पहले दी? ऐसा नहीं है। वैश्वीकरण की परिभाषा को विश्व बैंक ने दिया, विश्व बैंक के द्वारा दिया गया। पहली बात तो उपभोग की वस्तुओं सहित समस्त वस्तुओं पर लगे आयात नियंत्रण का क्रमिक उन्मूलन, दूसरा आयात कर के मूल्य में कमी, तीसरा सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करना, ये सब वैश्वीकरण है। जबकि एम फर्ग्यूसन कहते हैं कि वैश्वीकरण यात्रा है या भावी पथ है जो हमसे आलोचनात्मक नज़रिए की मांग करता है, ये कहते हैं एम फर्ग्यूसन। जबकि सीटी कुरियन कहते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भिन्न भिन्न संदर्भों में एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हुए अलग अलग कार्यक्रमों की विजातीय इकाइयों के संग्रह के रूप में देखा जाना चाहिए, और इस प्रक्रिया में एक समय के बाद इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था का चरित्र बदलने लगता है। गिडिंग्स महोदय कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि विभिन्न लोगों और दुनिया के विभिन्न, गिडिंग्स नहीं है, गिड्डेंस, तो गिड्डेंस महोदय कहते हैं कि विभिन्न लोगों और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बढ़ती हुई अन्योन्याश्रिता या पारस्परिकता ही वैश्वीकरण है। यह पारस्परिकता सामाजिक और आर्थिक संबंधों में होती है और इसमें समय और स्थान सिमट जाते हैं। समय क्या है, कब है, और स्थान एक प्रकार से छोटे प्रतीत होने लगती है कि भारत, मान लेते हैं कि अभी जो है कहीं सऊदी अरब में या फिर कहीं पर जो है कोई घटना हो जाए, या पाकिस्तान में कोई घटना हो जाए, मान लेते हैं कि वहाँ के लोग भूखों मर जाएंगे, वैसे भी अब इस समय स्थिति वही है, या श्रीलंका के लोग, नेपाल के लोग, भूटान के लोग, तो उसको भारत मदद करता है। कैसे स्तर पर? विश्व स्तर के लिए, चूँकि वो भाई अपना पड़ोसी है, तो ज़रूरी ये नहीं, आप अभी ब्रिटेन को कोई दिक्कत होगी तो भी भारत मदद कर देगा, या फिर अमेरिका कोई मदद कर दे। तो हालांकि अमेरिका मदद की दृष्टि से कभी नहीं सामने आते, लेकिन फिर भी करते हैं मदद कहीं ना कहीं पे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से लोग मदद करते हैं एक दूसरे देश जो है। तो पूरे देश को, पूरे सभी देश को अपने में समझना, यही वैश्वीकरण है, और खासकर व्यापारिक दृष्टिकोण वैश्वीकरण का लगाया जाता है। जगदीश भारती कहते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकरण, सीधा व्यापार, निवेश, अल्पावधि पूंजी प्रवाह, पूरे विश्व में समान रूप से लोगों का प्रवचन ही वैश्वीकरण है। सभी अर्थव्यवस्था एकीकृत अर्थव्यवस्था हो जाए, सीधा व्यापार हो, कोई ये ना हो कर टैक्स अलग अलग देशों का अलग अलग नियम कायदा हो, सब एक हो जाए। SK सिंह कहते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ विश्व के सभी संसाधनों और बाजारों तक पूंजी की वैश्विक पहुंच है। वैश्वीकरण विश्व स्तर का, बस विश्व में सिमट जाना एक देश का। तो वैश्वीकरण एक सीमांतक शब्द के रूप में है जो हमारी सरकार की प्रत्येक कार्रवाई के साथ न्याय करता है। वैश्वीकरण को स्वर्ग का मार्ग कहना अधिक युक्त है, जबकि वैश्वीकरण का वास्तविक अर्थ है G7 देशों के उत्पादों के लिए बाज़ारों को खोल देना। हमारे निर्यात उनकी इच्छा अनुसार विश्लेषित, नियंत्रित और संरक्षित होंगे। वैश्वीकरण की भारत में आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको जानेंगे। तो विश्व के खास करके, एक मिनट, विश्व के आर्थिक रंगमंच पर वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रियाओं ने विश्व के आर्थिक विकास का कायापलट ही कर दी है। भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ 1991 ईस्वी में हुआ था। यह नए आर्थिक युग का सूत्रपात था। इस नई अर्थव्यवस्था में संघीय बाजार अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। हम इसमें राज्यों को भी यह अधिकतर खास करके यह अधिकार मिल गया कि केंद्रीय योजना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे अपनी वित्तीय स्थिति में परिवर्तन कर सकेंगे, और इस व्यवस्था में सुधार आता है या खराबी, इसके लिए राज्य स्वयं जिम्मेदार या उत्तरदायी होगा। और भारत में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न इस नई अर्थव्यवस्था के प्रभावों की एक झांकी इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है, जैसे कि सबसे पहली बात, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप। भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण ने भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति कैपिटा इनकम में वृद्धि करी है। वर्तमान मूल्यों पर अगर देखा जाए तो 2004-05 में देश की राष्ट्रीय आय जो थी वो खास करके आप देखते हैं यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, इकाई दो सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25,31,223 करोड़ थी।
पहुंच गई थी, जबकि 1919 से 2000 में यह आय कितनी थी, मात्र 15,90,212 करोड़ रुपए थी। ठीक है, लेकिन यही क्या हो गई, 15 दूना 30 यानी लगभग 10 लाख की मतलब 10 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार देश में प्रति व्यक्ति आय का सूचकांक जो आधार है 1993-94 में वो 100 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी लोगों की, यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है। ये खास करके 1999 से 2000 ईस्वी तक बढ़ करके 2082 रुपये हो गई कि अब जो है खास करके 2000 ईस्वी तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये कमाने लगा था। और वर्तमान मूल्यों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2004 या 5 में देखा जाए तो 23,222, ये थोड़ा सा गलत छप गया है, इसको थोड़ा सा काट दीजिएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये है उद्योग धंधों का विकास। जरूरी नहीं कि ये डाटा जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप लिख ही दें, तो अगर सन का उल्लेख करना तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि अगर आपको ये डाटा नहीं याद भी आ रहा तो कुछ चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप ध्यान में रख पाएंगे। कुछ भी चीज़ें अगर ध्यान में रखेंगी तो अगर आप उसको लिख देंगे, और अगर आप, मैं कहूँगा कि डाटा भी अगर इधर उधर का थोड़ा सा लिखेंगे तो उतना ज़्यादा, चूँकि प्रोफेसर्स को भी डाटा इतना ज़्यादा याद नहीं होता है। ठीक है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आप लिखे रहेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो बस इतना कर दीजिएगा, कॉपी में लिख दीजिएगा। इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कुछ भी अगर प्रश्न का उत्तर दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से उसको बना करके अपने ढंग से लिख दीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि यही सारी बातें आपको वहाँ पर लिख करके चली आना, नहीं, ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को ध्यान में रख पाएँ और इन चीज़ों की थोड़ी बहुत चीज़ें भी आपके दिमाग में छप जाएँ। ठीक है, तो उसी के ट्रैक पर आप लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगला है आपका उद्योग धंधों का विकास हुआ है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव ये पड़ा कि भाई उद्योग धंधों का विकास भी हुआ है। आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने के लिए घरेलू पूंजी निवेश बढ़ाने में विदेशी पूंजी निवेश से काफ़ी मदद मिली है। इसके द्वारा केवल घरेलू उद्योगों को ही नहीं लाभ पहुंचा है, बल्कि उपभोक्ताओं को उन्नत और तकनीकी भी मिली है। प्रबंध कुशलता, मानव और प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास करके स्पर्धात्मक बनाने, निर्यात बाजारों को खोलने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामना और सेवाएं जुटाने की भी एक प्रकार से उससे भी लाभ प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके अलावा तीसरी बात यह है, तीसरा पॉइंट क्या है, कृषि उत्पादन में वृद्धि। वैश्वीकरण और उदारीकरण का लाभ कृषि क्षेत्र में ही पहुंच रहा है। कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकों के द्वारा खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। देश खास करके ये सभी मामलों में आत्मनिर्भर हो गया है। देश में खास करके आवश्यकता से अधिक अनाजों का निर्यात भी किया जा रहा है, यानी बेचा जा रहा है। 2005-06 में खाद्यान्न का उत्पादन 21 करोड़ टन था, जो 2004-05 के खाद्यान्न उत्पादन से लगभग 1.16 करोड़ टन अधिक था। कहने का मतलब ये कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी खाद्यान्नों का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है और कृषि में हरित क्रांति आ गई है। ठीक है, इसके अलावा जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। जब इस बात के काफ़ी प्रमाण उपलब्ध है कि आर्थिक क्षेत्र में खास करके क्या हुआ है, आर्थिक क्षेत्र में वैश्वीकरण और उदारीकरण का खास करके क्या पड़ा है, बहुत तीव्र विकास हो रहा है देश का। इसका प्रभाव गरीबी उन्मूलन पर भी पड़ा है और प्रत्येक खास करके, परंतु ऐसे विकास के लिए ऐसे पहलू सामने भी आ रहे हैं कि जो क्षेत्र विस्थापन कर सकते हैं, श्रम की स्थिति को कमज़ोर बना सकते हैं। इसका मुख्य कारण भौतिक संसाधनों, मानवीय पूंजी, सूचना के स्वरूप में असमान संपन्नता, इन सभी का मौजूद होना है, जिससे समाज के सबसे निचले स्तर के लोग जो होते हैं, विशेष तौर पर जो श्रमिक लोग हैं, स्त्रियां हैं, या अन्य सामाजिक जो या फिर खास करके आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित वर्ग हैं, जैसे कि अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, अल्पसंख्यक हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, विकलांग लोग हैं, उन सभी को उपलब्ध आदि अवसरों पर लाभ उठाने से वंचित रहना पड़ता है वैश्वीकरण के द्वारा। और बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास होते हुए भी खाद्यान्न उत्पादन और वितरण प्रणालियों का रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से तालमेल होना ठीक नहीं है। इसलिए जीवन की गुणवत्ता को उन्नत स्तर पर लाने में सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको बता दूं कि भाई
भले ही कितना ज़्यादा विकास हो जाए भारत का, मतलब कि किसी भी देश का, लेकिन क्या होता है बहुत सारे लोग आप देखते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे सड़क किनारे बैठ करके भीख मांगने, भिक्षावृत्ति बढ़ जाती है, इससे कई प्रकार की चीज़ें होती। बहुत सारे गरीब लोग अभी भी पड़े हैं, ऐसा नहीं कि भाई गरीब है ही नहीं, बहुत ज़्यादा गरीबी है। परिवहन और संचार क्षेत्र में प्रगति। वैश्वीकरण और उदारीकरण का परिणाम ये है कि भाई आज देखते हैं विश्व में परिवहन, देश में परिवहन और संचार का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि भाई हमको बुलेट ट्रेन लेनी तो हमने जापान से मंगवा ली, तो ये सब वैश्वीकरण का परिणाम ही है। आज देश में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7113 है। रेल मार्ग की कुल लंबाई 63,466 किलोमीटर है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई 33 लाख किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 65,600 किलोमीटर है। तो राज्य का लक्ष्य था कि सन 2007 तक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इन सभी को जोड़ा जाए। 8 लेन हाईवे के द्वारा 500 खास करके आबादी वाले ग्रामों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। विकासशील देशों में आज भारत के पास सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा भी है। देश का 95% व्यापारी समुद्र मार्ग से होता है, खास करके व्यापार। संचार के क्षेत्र में भारत डाक नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इस समय देश में 1,55,669 डाकघर हैं। और दूरसंचार के क्षेत्र में आज भारत में 37,903 टेलीफोन एक्सचेंज है। इसके अलावा 7.84 करोड़ लोगों के पास प्राइवेट ऑपरेटरों के सेलुलर फ़ोन भी हैं। तो कहीं ना कहीं पे भारत लगातार वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी में विकास बहुत हुआ है। ठीक है, परिवहन और संचार के क्षेत्र में विकास हुआ है। इसके अलावा अगला है निर्धनता अनुपात में गिरावट। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ है। उद्योग धंधे के साथ साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। फलस्वरूप देश में निर्धनता के अनुपात में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगारों का रोजगार कार्यालय पंजीकरण कर उन्हें अधिसूचित रिक्तियों की जानकारी प्रदान करके बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश में 938 रोजगार कार्यालय बेरोजगारों का पंजीकरण कराने में लगे हुए हैं, जिनका परिणाम निर्धनता के अनुपात में ही गिरावट लगातार हो रही है। यानी कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भाई कुछ व्यक्ति अगर भारत में काम में नहीं मिल रहा तो लोग विदेश जाकर के काम करते हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। हालांकि इस समय थोड़ा सा बेरोजगारी दर में कमी आई है, इसलिए कमी आई है क्योंकि क्या होता है कि भाई बेरोजगारी दर में कमी नहीं आई है, जनसंख्या बढ़ गई है। ठीक है, ये बात भी ध्यान देनी होगी। अब इसमें मत सोचेगा कि भाई इसमें मैं किसी राजनेता का पक्ष ले रहा हूँ या किसी के बारे में ऐसा बोला, कोई पक्षपात नहीं है ना, मैं किसी पार्टी का एक प्रकार से ना समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ। ठीक है, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज मोदी जी प्रधानमंत्री, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कल राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे, मैं उनका भी स्वागत करूँगा। ठीक है, और परसों को मायावती जी होंगी, मैं उनका स्वागत करूँगा। फिर और कोई होगा उनका भी स्वागत करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते। निजीकरण। निजीकरण वैश्वीकरण और उदारीकरण का सबसे प्रमुख प्रभाव निजीकरण के रूप में है, यानी प्राइवेटेशन। आज भारत में भी आप देखते हैं प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हो रहे हैं, सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, मतलब कई चीज़ें हो रही हैं। विकसित देशों के विभिन्न उपक्रम निजी संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं तथा अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। इससे प्रेरित होकर के विभिन्न विकासशील देशों में निजीकरण की लहर जो है फैल रही है। धीरे धीरे विभिन्न उपक्रमों का निजीकरण हो रहा है लगातार। इसके अलावा आप देखेंगे शिक्षा में गुणवत्ता व तकनीकी में सुधार हुआ है। वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा है कि खास करके तकनीकी शिक्षा में आज परिवहन और संचार के साधनों के ने विभिन्न देशों की दूरियों को बहुत कम कर दिया है। आज किसी भी देश में शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में जो सुधार हो रहे हैं वह कम समय में दुनिया के अधिकांश देशों तक पहुंचाए जा रहे हैं। जैसे कुछ वर्ष पहले इंटरनेट से बहुत लोग परिचित नहीं थे, बहुत कम लोग परिचित थे, लेकिन बहुत कम समय में ही दुनिया के विभिन्न लोगों मतलब विभिन्न देशों में इसका प्रयोग होने लगा है। कंप्यूटर का माहौल अब अधिकांश लोगों के द्वारा होने लगा। अधिकांश क्या, लगभग सभी लोग स्मार्टफोन लेकर के घूम रहे हैं और सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, महिला सशक्तिकरण यानी जागरूकता। वैश्वीकरण के इस दौर में आज महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई हैं। परिवहन और संचार के माध्यमों के तीव्र विकास से महिलाओं में ज़्यादा जागरूकता आई है। आज महिलाओं ने अपने विकास के लिए विभिन्न समितियां भी बना ली हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ काम कर रही हैं। भारतीय महिलाओं ने भी विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है और किरण बेदी को आज कौन नहीं जानता है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष तक पहुंच गई, इनको कौन नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं पे ये सब प्रौद्योगिकी के कारण से हुआ, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही हुआ। इसके अलावा
विवाह, परिवार, नातेदारी, जाति प्रथा, इन सभी में भी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ा है। वैश्वीकरण का उपरोक्त संस्थाओं पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आज विवाह एक धार्मिक संस्कार न रह करके एक सामाजिक उत्सव सा हो गया है। व्यवस्थित विवाहों के स्थान पर प्रेम विवाहों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विवाह की उम्र भी अब पहले से अधिक बढ़ गई है। बहु विवाहों के स्थान पर एक विवाह का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। वैश्वीकरण ने परिवार की संरचना में भी बहुत अधिक परिवर्तन किया है और अब संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया है, जिससे बच्चों का परिवार पर नियंत्रण भी कम रह गया है। एकल परिवारों में माता पिता अधिकांशतः रोजगार में होते हैं और इसलिए वह बच्चों को समुचित समय नहीं दे पाते हैं और इसके फलस्वरूप क्या होता है, बच्चों के सांस्कृतिक विकास में कमी हो रही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न हमको क्या पढ़ना है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 4था नंबर प्रश्न, सामाजिक आंदोलन के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताएं। तो इससे पहले मैं थोड़ा चर्चा कर चुका हूँ सामाजिक आंदोलन के बारे में। अब यहाँ पर जो है 2 प्रश्न है, एक भारत में कृषक आंदोलन पर एक निबंध, तो इसके बारे में चर्चा आपको दूसरे मॉडल पेपर में मिल जाएगी। और बाकी ये प्रश्न बच रहा है आपका सामाजिक सुधार आंदोलन, तो इसके द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन हुए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मैं देख रहा हूँ, तो 3 प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया, चौथे प्रश्न का भी उत्तर बता दूंगा। तो इस प्रकार से आपके 4 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना पूर्ण रूप से, यही प्रश्न आपके एकदम से आएंगे, ये प्रश्न आपके आने वाले एकदम से तय मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से जो है मैं इसीलिए रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप जान पाएँ, और बहुत सारी चीज़ों को जो यहाँ पर मैं दीर्घ उत्तरीय चीज़ों को बता रहा हूँ, इससे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है, लघु उत्तरीय भी बन सकता है। वैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ही पूछे आते हैं, लेकिन अन्य विश्वविद्यालय में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न पूछे आते हैं। ठीक है, चलें, तो सामाजिक सुधार आंदोलन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हुए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, सती प्रथा की समाप्ति के द्वारा। सती प्रथा जैसे अमानवीय प्रथा की समाप्ति राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन लोगों ने किया है, समाज सुधारक रहे हैं ये, और खासकर इन्होंने अपना आंदोलन चलाया। उन्हीं आंदोलनों के माध्यम से ऐसा एक प्रकार से इन सभी कुप्रथाओं का समापन हुआ। पहले यह प्रथा इस देश में अत्यधिक उग्र थी और अब यह प्रायः समाप्त हो गई है। तो खासकर सती प्रथा की समाप्ति जो हुई है ये सामाजिक सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही हुई है और समाज में परिवर्तन इसके परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा, विधवा पुनर्विवाह। विधवाओं के लिए फिर से विवाह करना हिंदू समाज में निषिद्ध था। अनेक धार्मिक और सामाजिक आधारों पर इसे उचित ठहराया जाता है, परंतु अब कोई भी मध्य समाज इन आधारों को स्वीकार नहीं कर सकता। परिवार में उनकी स्थिति एक दासी के समान होती है और साथ ही समस्त सामाजिक प्रतिबंध उन्हीं पर लादा जाता है। दूसरों की सेवा करना हुआ उनका धर्म, खास करके उनका धर्म होता था, और दूसरों की देख रेख करना, उनका कर्तव्य करना, और अपने सुख दुख का, अपनी आशा आकांक्षा, अपने व्यक्तित्व विकास करने की इच्छा, अपना एक घर बसाने की अभिलाषा, आज सभी को त्याग देना एक विधवा का एक प्रकार से वो होता था मापदंड। तो कहीं ना कहीं पे इन सभी चीज़ों में कमियां आई हैं और ये होना भी चाहिए। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, इसका परिणाम ये होता है कि खास करके व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता इसके कारण से, और वे समाज पर एक बोझ बन करके रह जाते हैं। जब विधवा रहेगी बेचारी, दोबारा शादी नहीं कर पाएगी, तो उससे क्या होगा, वो अपने आप को बोझिल महसूस करेगी और बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सही हुआ जो कि इसका खात्मा हुआ, विधवा पुनर्विवाह होने लगा। बाल विधवाओं की दशा और भी दयनीय थी। पहले चूँकि बचपन में विवाह हो जाता था तो मर गई, तो फिर एक प्रकार से बाल विधवा हो गई वो, तो ये गलत बात है ना। बिल्कुल, विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रह्म समाज, आर्य समाज, गांधी जी, तमाम प्रकार के लोगों ने आंदोलन किया और इसके कारण से इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, जो कि सामाजिक परिवर्तन का एक रूप है। अगला जो परिवर्तन हुआ सामाजिक सुधार के द्वारा, वो बाल विवाह का कम होना। आज भी बाल विवाह प्रथा का प्रचलन भारत में, विशेष करके भारतीय गांवों में अत्यधिक फैला हुआ है, अधिकतर लोग करते हैं। ऐसे में बाल विवाह जो होता है, मतलब बाल दंपति के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे को जन्म देते समय कम आयु की माताओं की मृत्यु भी हो जाती थी पहले। ठीक है, और कम आयु में बच्चा उत्पन्न होना शुरू हो जाने से जनसंख्या बढ़ती जाती है। योग्य जीवन साथी का चुनाव नहीं हो पाता है। बाल विधवाओं की संख्या बढ़ जाती है। और इन सभी कारणों को देखते हुए ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सभी लोगों ने इन सभी संस्थाओं ने बाल विवाहों को रोकने के लिए तमाम आंदोलन चलाया, जो कि सामाजिक परिवर्तन लाने में काफ़ी सरलता इससे मिली है। ठीक है, चौथा, जो एक प्रकार से दहेज प्रथा में परिवर्तन कर दिया गया, इसके कारण से भी क्या हुआ है, सामाजिक परिवर्तन हुआ है। भारतीय समाज, विशेष करके हिंदू समाज, जिनको प्रथाओं का आज बुरी तरह से शिकार है, उनमें से वर मूल्य प्रथा,
जिसे खास करके लोकप्रिय शब्दों में हम दहेज प्रथा कहते हैं, आज भी परिवार में लड़कियों को एक बोझ समझा जाता है। इस प्रथा के कारण से अनेक लड़कियां आत्महत्या करके अपने माँ बाप की दहेज के दानों से रक्षा करती हैं, और दहेज चुकाने के लिए लड़कियां माता पिता महाजन से ऋण लेते हैं इनके लड़कियों के, और अपनी संपत्ति को बेचते हैं, गिरवी रखते हैं, जो कि माता पिता उचित बरमूल्य जुटा नहीं पाते हैं। खास करके वे अपनी लड़कियों की शादी अयोग्य और बीमार या बूढ़े पुरुष के साथ कर करके अपना पीछा छुड़ाते हैं लड़कियों से। तो ये एक प्रकार से दहेज के कारण से ही होता है। दहेज की रकम कम होने पर ससुराल में बहू के ऊपर अनेक अत्याचार होते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन के द्वारा इस प्रथा के विरुद्ध जनमत का निर्माण करके धीरे धीरे समाप्त कर देने की दिशा में आज भी प्रयत्न जारी है। और अब एक प्रकार से क्या हो रहा है कि भाई दहेज को लेकर के ऐसी वो चीज़ें नहीं, चूँकि आजकल सोशल मीडिया है और महिलाएं भी पूर्ण रूप से अब स्वतंत्र हो चुकी, कोई उन पर वो दबाव और ऐसी चीज़ें नहीं है। लेकिन अभी भी गांव वगैरह में या बड़े पिछड़े एरियाज़ में, जहां बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर आप देखेंगे तो ऐसी चीज़ें आज भी आपको दिखाई पड़ेंगी। दबाव में महिलाओं को रखा जाता है। ठीक है, ये गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात है। पांचवा पॉइंट ये है कि पर्दा प्रथा के प्रति मनोभाव में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, सुधार आंदोलनों से। तो पर्दा प्रथा की बात की, इसे घूंघट वाला जो है, तो भारतीय समाज की एक कुप्रथा रही है। इस प्रथा का विशेष करके प्रचलन मुसलमानों के बाद हुआ है। मुस्लिम स्त्रियों ने इसे ग्रहण किया और इस प्रथा की उपयोगिता उस ज़माने में शायद कुछ रही हो, वस्तुतः आज यह अनुपयुक्त है। पर्दा प्रथा से कुछ भयंकर रोग जैसे कि तपेदिक आदि का विस्तार स्त्रियों में हो जाता है, जो कि परिवार व समाज दोनों के लिए खास करके स्वयं एक समस्या है। और इस कारण से सामाजिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से इस बात की चेष्टा की गई है कि इस कुप्रथा को सुधारने के लिए क्रियात्मक कदम उठाए जाएं और स्वस्थ जनमत का निर्माण किया जाए। फलतः पर्दा प्रथा के प्रति लोगों के मनोभाव में आज स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है, और ज़रूरी भी है पर्दा प्रथा का परिवर्तन। पर्दा प्रथा से क्या होता है कि भाई आप अपनी पहचान को छुपा रहे होते हैं, और इससे क्या होता है, पर्दा प्रथा के कारण से क्या होता है कि भाई लोग अपनी पहचान छुपा करके कोई गलत काम भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता है, ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा उचित नहीं है आधुनिक समाज में। इसके अलावा अगला है जातिवाद की घटना। जातिवाद जाति प्रथा से संबंधित एक भयंकर नासूर है, जिससे प्रभावित होकर के अपनी जाति के हित के सम्मुख अन्य जातियों के सामान्य हितों की अवहेलना लोग कर देते हैं, और श्रमिक अकुशलता को बढ़ावा मिलता है। इससे जातिवाद से प्रेरित होकर के अपनी जाति के सदस्यों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक अनुचित और अन्याय उपायों का सहारा लिया जाता है, जिससे नैतिक पतन होता है। साथ ही जातिवाद के आधार पर जातियों के आपस में बढ़ जाने से राष्ट्रीय एकता को, प्रगति को, इन सभी को बाधा होती, मतलब इन सभी क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न होती है। और इन कारणों को देखते हुए इस प्रथा को दूर करने के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन जारी है। ये खासकर समाज में परिवर्तन के लिए जाति प्रथा भी एक प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट होती। जाति प्रथा का जो स्वरूप पहले था, आज के लगभग 100 साल पहले या 200 साल पहले, आज वो प्रथा मतलब वो रूप नहीं रहा है, आज परिवर्तन हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ये सब सामाजिक सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही हो पाया है। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिला है। पहले जाति द्वारा नियमित विवाह, अंतर्जातीय विवाह पर रोक लगाया जाता था। अंतर्जातीय अंतर विवाह का आदेश होता था, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करना पड़ता था। और इस प्रथा का प्रभाव यह होता था कि समाज छोटे टुकड़ों में सदा के लिए बटा रहता था। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती थी। दहेज प्रथा को प्रोत्साहन मिलता था। योग्य जीवन साथी के चुनाव में कठिनाई भी उत्पन्न होती थी। बाल विवाह या विधवा विवाह की समस्याएं बढ़ती जाती हैं, और एक ही सीमित समूह के अंदर विवाह करने से क्या होता है, उत्तम वंशानुक्रमण के गुण बच्चे में नहीं आ पाते हैं। और इन सभी कारणों की वजह से अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया गया है, जिसका अच्छा परिणाम भी मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत हो गया। अस्पृश्यता भारतीय जाति व्यवस्था का एक बड़ा कलंक है, और अस्पृश्य जातियों को परंपरागत रूप से छूना या देखना तक मना है। समाज में उनकी स्थिति सबसे निम्न थी पहले, अब नहीं है ऐसा। शिक्षा, धर्म, पेशे का चुनाव आदि अनेक सामाजिक और धार्मिक या आर्थिक नियोक्ताओं का शिकार या अस्पृश्य जाति के सदस्य थे। और आज भी भारत के गाँवों में आप देखेंगे तो उनकी दशा संतोषजनक नहीं है। आज भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे ये चीज़ें मिलेंगी कहीं कहीं पर। ठीक है, लेकिन लगभग जब से आप देखते हैं
जो है इंटरनेट का विकास हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप इन सभी चीज़ों में भी परिवर्तन हुआ है और होना बहुत ज़रूरी था। लोग शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षित होना परम आवश्यक है। आज का जो युवा हमारा है वो शिक्षित होगा, आगे चल करके सारा समाज एकत्व के भाव से आगे बढ़ेगा। छुआछूत की भावना के कारण से सामाजिक और राजनीतिक एकता स्थापित होने में बाधा उत्पन्न होती है। इन सब का फल यह होता है कि संपूर्ण समाज को नुकसान होता है। अतः आंदोलन के द्वारा इस प्रकार के जनमत को बचाने का प्रयत्न किया गया है, जिससे अस्पृश्यता उन्मूलन जल्दी हो सके। इस संदर्भ में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन खासकर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावा नशाखोरी पर रोक भी लगाई गई, इससे भी सामाजिक परिवर्तन हुआ है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर नशाखोरी को धार्मिक मान्यता प्राप्त है। खास करके गांजा भांग का सेवन इसलिए किया जाता है कि उससे शंकर जी भी सेवन करते थे, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन क्या शंकर भगवान सेवन करते थे, ऐसा किसी को पता नहीं है। लेकिन वो लोग शंकर भगवान अपने दूसरे पर्पज से, दूसरे उद्देश्य से उसका सेवन करते रहे होंगे। लेकिन आजकल उसको लोग फैशन बना करके जो है मुझे तो भांग का नशा है, दुनिया भर का नशा है, ऐसे बोल करके भांग गांजा पी करके घूमते हैं। तो क्या वो शंकर भगवान बोलते हैं कि पियो आप? ऐसा नहीं है। शंकर भगवान किसी दूसरे उद्देश्य से उसका पान किए होंगे कभी, ठीक है, लेकिन उसका लोग गलत मतलब निकालते हैं। और इसलिए आज भी भारत के लोग साधु लोगों को में इसका बहुत प्रचार देखने को मिलता है। उसी प्रकार धार्मिक कार्यों के लिए शराब आदि का प्रयोग बहुत समुदायों में प्रचलित है। नशाखोरी व्यक्तिगत जीवन को विघटित कर देती है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। नशाखोरी व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है और नशाखोरी के विरुद्ध आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और गांधी जी लगातार प्रयास करते रहे। और अगला जो पॉइंट है आपका, खास करके भारतीय सुधार आंदोलनों के द्वारा जो सुधार आंदोलन रहे हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन, इनके द्वारा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन हुआ। धार्मिक अंधविश्वास व आडंबरों का कम होना। आज भी भारतवासी ऐसे अनेक अंधविश्वासों के शिकार बने हुए हैं जिनके कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में हमें पर्याप्त हानि हो रही है। उदाहरण के रूप में जैसे हड्डी मिली खाद को अनेक किसान धार्मिक अंधकारों का प्रयोग धार्मिक आधारों का प्रयोग में ही नहीं लाते हैं, चाहे उन्हें उससे कितनी ही हानि क्यों न उठानी पड़े। उसी प्रकार धार्मिक अंधविश्वास के कारण ही स्वयं भारतीयों में ही सामाजिक विभेद और तनाव देखने को मिलता रहता है और इसे दूर करने की आवश्यकता है। और आजकल उसी को लेकर के सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये तमाम प्रकार की चीज़ें जिसके कारण से सामाजिक आंदोलन करना पड़ रहा है और ये एक प्रकार से समाज को एक उत्तम दिशा की ओर आगे ले जाते हैं और सामाजिक परिवर्तन के लिए जो है इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम प्रकार की चीज़ों को जाना और समझा इस प्रकार से। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।